वेलकम बैक टू इंटरनेशनल रिलेशंस। कैसे सब लोग? स्वागत है आप सभी का वापस से फॉरेन रिलेशंस, इंडियाज आईआर संबंधित मुद्दों पे, टॉपिक पे। आज ही फटाफट यार टेलीग्राम पे मैसेज भेज दो जो भी है अपना आपका। आ गए हैं सर, वेट मत करो, जल्दी आइए। आज हमें काफी सारे टॉपिक करने हैं। उस दिन हमने वी लॉस्ट हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ द ड्रिलिंग नॉइज ऑन सैटरडे, तो विल हैव टू कवर अ लिटिल एक्स्ट्रा टुडे। ओके, सो बिफोर वी बिगिन पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। हम लोग इंडिया रशिया कर रहे थे, बहुत थोड़ी सी चीज रह गई है इसमें इंडिया रशिया में। एक तो हमें वो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट क्रायोजेनिक इंजन वाला जो है, ठीक है, नंबी नारायणन वाली थोड़ा डिस्कस करना है। तो अभी टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे मेजर। सो आफ्टर इंडिया रशिया विल मूव टू इंडिया यूरोप, फोकसिंग ऑन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन आज हम देखेंगे। देन विल मूव टू अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में जितना हो पाएगा देखते हैं। उसके अलावा सो वी हैव ट्यूसडे, वी हैव वेडनेसडे, वी हैव थर्सडे। सो टुमारो वी विल सी साउथ ईस्ट एशिया, अगर आज इंट्रो नहीं हो पाया सो इसमें जापान, साउथ कोरिया एटसेट्रा विल सी। एक्सटेंडेड नेबरहुड बेसिकली ऑफ इंडिया, दिस इज वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। दिस इज गोइंग टू बी your miscellaneous plus other current issues plus organizations, ठीक है, सॉर्टेड है। तो ये हमारा वीक का एजेंडा है। यस, ओनली 3 क्लासेस आर लेफ्ट, ठीक है, इतना भी मैंने बोला है तब हो रही है, नहीं तो जनरली देयर लाइक कि आईआर में, जीएस में इतना तो होता नहीं है। टॉपिक कौन से बचे हुए हैं? वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक। बताओ कुछ छूटा है? आपको लग रहा है रशिया भी कंप्लीट हो जाएगा? 10 मिनट का टॉपिक है। फिर रशिया के बाद हम लोग करेंगे, ये आज का नहीं है बाय द वे, ये वेडनेसडे, ये मैं आगे का बता रहा हूं आपको। आज का तो सिर्फ यूरोप एंड अफ्रीका जितना हो पाएगा। दिस इज नॉट जस्ट फॉर टुडे, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आगे का है। सो आज है आपकी 6 तारीख, 6 ऑफ फेब, ठीक है, दिस इज 7th, दिस इज 8th, दिस इज 9th। अगर मुझे लगा तो हम 11th को भी ले लेंगे, सैटरडे को ले सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ हुआ जैसे 11th को भी आपकी कोई शेड्यूल में क्लास दिखा नहीं रहा है, अगर मुझे लगा तो मैं एक एक्स्ट्रा ले लूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, मेन वो चीज है, ठीक है। सो टॉपिक कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आईआर के बाद मुझे नहीं पता क्या सब्जेक्ट होगा, मतलब वो तो आपको देखो टीम बताएगी, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। सर्वेश कोई बात नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो? यूजुअल बेस ही है, कौन सा रश कर रहा है आप बताओ। आपको लग रहा है हमने कोई टॉपिक रश किया हुआ है? आपके सारे डाउट्स कवर हो गए, हमने सारे डायग्राम भी बनाया, आंसर राइटिंग भी डिस्कस कर ली। इनफैक्ट सैटरडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 11 तारीख है ना, जिस दिन कोई क्लास आपकी शेड्यूल नहीं है, उस दिन वी कैन हैव आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड एनी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि हमें और डिटेल में कवर करना है, ठीक है, तो वो हम सैटरडे को कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। 11 को आपकी कोई क्लास नहीं है ना, तो वो हम कर लेंगे, ऐसा एक बफर स्लॉट मिला हुआ है, हम यूटिलाइज कर लेंगे। बेसिकली सब्जेक्ट ढंग से कवर होना चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूं, उसकी टेंशन मत लो। अगर आपको लगेगा तो हम लोग रख लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। पीवाईक्यू कर लेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो देखो बाकी आप लोग को मिल रहे हैं। अच्छा, आप खुद ही देखो ना, आपका टॉपिक इतना सारा हो गया, आप में से कितने सारे लोगों ने आंसर एक्चुअली में अटेम्प्ट किया है? बहुत कम लोगों ने किया है। कुछ उसमें से कुछ लोगों ने मुझे भेजे भी हैं आंसर, बाकी टीम को कितना भेजा है आप लोगों ने वो आप जानते हो, ठीक है। चलिए, सो हम लोग इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, और हमने बात करी थी कितनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो फ्रेंडशिप ट्रीटी हो। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर माना। मतलब अगर आप रशिया से किसी भी आदमी से पूछ लो कि भाई इंडिया, भारत और रशिया के संबंधों का सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड अलोन पॉइंट क्या है, तो पहली छूटी हुई चीज आदमी क्या बोलेगा? डिफेंस कॉर्पोरेशन। मतलब जिसको आइडिया भी ना हो डिटेल में रिलेशनशिप के बारे में, वो क्या बोलेगा? डिफेंस कॉर्पोरेशन ही बोलेगा, क्योंकि उन्हें पता है भाई सुखोई, मिग हो गए, या हेलीकॉप्टर्स हो गए, या नेवी हो गई, सारा का सारा इस प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन रशिया। तो इवन इफ समबडी इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन आईआर, इज नॉट अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तो वो भी बता देगा कि भाई ये जो है आपका डिफेंस रिलेशन। सो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर तो यही है। अब ये आप कहते हो चाहे फायदे की बात है, क्योंकि उनका जो है बिक रहा है, हम उसको खरीद रहे हैं। दे आर द एक्सपोर्टर, वी आर द इंपोर्टर। 1962 के बाद हुई थी, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिसको सोवियत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला। टुडे आज के टाइम में देखो रशिया जो है लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है, विद ओवर 2/3 ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जो है रशिया का आता है। हमारे बीच में मल्टीपल एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे इंद्र है, उसके अलावा आप देखोगे एससीओ के अंदर रैट्स की भी एक्सरसाइज होती है। सो बहुत सारी ऐसे वॉस्टॉक एक्सरसाइज भी रिसेंटली हुई थी, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो एक बार वहां होती है, फिर यहाँ होती है। सो अ लॉट ऑफ दीज मिलिट्री कोऑपरेशन takes place between India and Russia, so that way it is very important. मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा बताया था कि इसके ऊपर प्रीलिम्स में सवाल आया था, आपको याद होगा, मैंने बोला थार्ड सिस्टम जो है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। तो ये अमेरिका का वर्जन है जो इन्होंने साउथ कोरिया को दे रखा है, थार्ड सिस्टम जो है, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, कि अगर मान लो नॉर्थ कोरिया ने कोई मिसाइल फायर करी साउथ कोरिया की तरफ, तो ये क्या करता है? उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। समथिंग व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द आयरन डोम ऑफ इजराइल। इनफैक्ट इंडिया जो है S-400 खरीदने से पहले, ठीक है, इजराइल का जो आयरन डोम है उसको एक फिजिबिलिटी की थी, बट वी फाउंड दैट इसकी रेंज ज्यादा है S-400 की, बिकॉज अगर आप देखोगे इसकी रॉकेट स्पीड और टारगेट स्पीड इज मच मच हायर। इनफैक्ट जो थर्ड में लगा हुआ है वो पेट्रियट मिसाइल लगी रहती है। जो थर्ड सिस्टम है ना, यूएस का थर्ड है, उसमें कौन सी मिसाइल है? वो है पेट्रियट मिसाइल है। तो कंपैरेटिवली आप देखो इसकी स्पीड और टारगेट, अगर आप देखोगे स्पीड कितना भी हो, ये उनको अक्वायर कर सकता है। लेकिन S-400 इज मच मोर एडवांस्ड, क्योंकि हमें किनसे टक्कर लेनी है? हमें चाइना जैसे देश से टक्कर लेनी है, जो भी खुद भी एक बहुत बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरर है। तो इसलिए हमारे जो रिक्वायरमेंट थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से S-400 वाज मोर सूटेबल देन आयरन डोम। क्योंकि अगर आप देखोगे आयरन डोम जो है, जो इजराइल ने लगा रखा है, पेट्रियट उस मिसाइल का नाम है जो थर्ड के अंदर रहती है। जो थर्ड सिस्टम है ना, ये तो सिस्टम है पूरा डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर अगर आप देखोगे जो मिसाइल इंटरसेप्ट करती है उसका नाम पेट्रियट मिसाइल है। अब आप देखिए जो ये आयरन डोम सिस्टम है, ये इजराइल ने लगाया हुआ है अपने मेजर शहरों के ऊपर, किनके खिलाफ?
जो इनकमिंग मिसाइल आती है कहां से, पैलेस्टाइन से, वो भी मेजरली कहां से, गाजा स्ट्रिप। जब हम वेस्ट एशिया पढ़ेंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, जब हम मिडिल ईस्ट का टॉपिक करेंगे तो आई विल शो यू। वो क्या ना, बड़े एडवांस रॉकेट्स नहीं होते, वो दे आर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड से वेपन्स नहीं है वो, मतलब ऐसे हैं कि घर पे बना लिया उन्होंने, थोड़ा बहुत इधर उधर से मिल गया आइटम। हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है, वो फायर करता है, वो पॉलिटिकल ग्रुप भी है और टेररिस्ट ग्रुप भी है। तो वो क्या है कि वो इतने एडवांस रॉकेट नहीं है, तो आयरन डोम का सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 99.9%। बट कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ पे एक तो देखो लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पे है, फिर अरुणाचल पे भी है, फिर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी है, तो हमारे रिक्वायरमेंट्स थोड़े अलग हैं, और उस रिक्वायरमेंट का ध्यान में रखते हुए हमने S-400 को प्रीफर किया ओवर आयरन डोम सिस्टम, ठीक है, बिकॉज रेंज ज्यादा है, और जो इनकमिंग जो आपका प्रोजेक्टाइल कह सकते हो, इनकमिंग जो मिसाइल है वो बहुत एडवांस है चाइना की, ठीक है, इन कंपैरिजन। सो दैट वाज द रीजन व्हाई वी वेंट विद S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। अब इसका एक S-500 वर्जन भी है। तो अभी आपको याद होगा कोविड के टाइम राजनाथ सिंह जी गए थे रशिया स्पेशली पहली डिलीवरी लेने के लिए, जो पहला कंसाइनमेंट था, ठीक है, उसकी पहली डिलीवरी जो है लेने के लिए राजनाथ सिंह खुद गए थे, क्योंकि स्पीड अप कराना था, क्योंकि वो गलवान वाला इशू हो गया था उसके बाद। अभी क्या है, जो सिग्निफिकेंट बाकी जो आने हैं डिलीवरी, वो डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस बाय यूएस। तो अभी वो जो रूपी रूबल मैकेनिज्म नहीं है, उसके थ्रू पेमेंट जा रहा है, क्योंकि अभी डॉलर में तो पेमेंट कर नहीं सकते आप। तो अभी मैंने वो जो आपको नॉस्ट्रो अकाउंट बताया था, उसके थ्रू पेमेंट की भी बात चल रही है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो शिपमेंट आना था S-400 का, वो अभी डिलेड हो चुका है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। तो प्रीलिम्स में सवाल आया था कि as seen in news recently, what is this THAAD system, terminal high altitude defense system? So it's a missile system, interceptor missile system. तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूज में चीजें आ रही हैं वो प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है, वो मतलब THAAD लिख दिया उसने, या टर्मिनल, उसने ब्रैकेट में लिखा टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम जो था, THAAD as seen in न्यूज रिसेंटली। अब ऑब्वियसली बात है, अब वो उसमें पूछ ले किस कंट्री का है, तो आपको बताना चाहिए कि यूएस साउथ कोरिया को दिया हुआ है, तो यू नीड टू नो आल्सो दीस थिंग्स। तो इस वजह से भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको उसके डेप्थ में जाना है, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, एनी क्वेश्चंस? बाकी इंडियन नेवी का मैंने आपको बता ही दिया, 40% जो हमारा है इंडियन नेवी का जो इक्विपमेंट है, वो 40% जो है रशियन ही है। INS कलवारी, INS विक्रमादित्य वाज द ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडियन नेवी के पास था। अभी आप देखो विक्रांत आया है, विक्रांत में भी मैक्सिमम हमारा इंडिजिनस है, बट 100% इंडिजिनस नहीं है वो, ठीक है। उसमें आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट जो है वो रशिया से ही आते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे रशिया के जो सबमरीन इंजीनियर्स हैं या मरीन इंजीनियर्स हैं, दे आर स्टेशन्ड इन इंडिया इसीलिए फॉर लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ठीक है, हेल्प करते हैं वो लोग डेवलपमेंट में, रिसर्च में कैसे काम कर सकते हैं। बाकी तो आपको बताइए ब्रह्मोस के बारे में जॉइंट वेंचर है हमारा। उसके अलावा 90% ऑफ इंडियन आर्मी टैंक, अभी आपने देखा होगा एक न्यूज में आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, एब्राम्स टैंक, नाम सुना इसका, एब्राम्स टैंक करके, जो यूक्रेन को यूएस एब्राम्स M1 टैंक करके जो है ये यूक्रेन को देने की बात हो रही थी, ठीक है, कि यूक्रेन को यूएस देने वाला है। नाउ इट इज एन एडवांस टैंक देन T90 या T72 टैंक। तो इंडिया के पास ये टैंक्स हैं जो रशिया ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है T90 T72 इंडिया के पास टैंक है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि 26 जनवरी की परेड में अर्जुन मेन बैटल टैंक भी दिखाया गया था, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो विच इज समथिंग विच वी हैव वर्कड ऑन, दैट इज द पॉइंट। सो अभी क्या है, अभी हमारी आर्मी की भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे है। अर्जुन गुप्ता वो रिकॉर्डिंग क्लासेस, चलो जी। लेपर्ड टैंक तो यार देखो, लेपर्ड टैंक अलग है, वो जर्मनी वाला है। लेपर्ड टैंक जो है नेटो फोर्सेस दे रही है, और लेपर्ड टैंक के साथ आपने देखा होगा कि रशिया की न्यूज आई है कि लेपर्ड टैंक में उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियर वॉर एस्केलेट कर रहा है। लेपर्ड टैंक इज ऑफ जर्मनी, एब्राम्स टैंक रशिया यूएस का है, लेपर्ड टैंक जर्मनी का है। तो अच्छा आप मेरे से बताओ, जिसने अगर ये वीडियो देखा है या वैसे अगर आइडिया है कि व्हाई डिड रशिया से कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाने की बात है, अगर ये एब्राम्स टैंक या लेपर्ड टैंक दे रहे हैं यूक्रेन को, तो उससे न्यूक्लियर वॉर की बात कहां से आ जाती है? दैट इज द पॉइंट। बताओ कैसे लगता है आपको? रशिया ने वॉर्न कराया बट क्यों कराया? व्हाट इज दैट्स द क्वेश्चन, कि न्यूक्लियर वॉर की बात कहां से आ जाती है यहाँ पे? एब्राम टैंक जो है ये यूएस ने यूक्रेन को दिया है अगेंस्ट रशिया, जो बाइडेन ने अनाउंस किया था। ये यूएस का है, यूएस का है। ये बेसिकली जो लेपर्ड टैंक है उसका जो प्रोजेक्टाइल है या उसका जो आपका बैलिस्टिक्स है, ठीक है, उसमें देयर इज अ कोटिंग ऑफ यूरेनियम, ताकि वो आपके टैंक के जो शील्ड है दूसरे टैंक के शील्ड को पेनिट्रेट कर सके। रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसके बॉम्ब को या प्रोजेक्टाइल की कोटिंग की गई है। दैट मींस यू आर फायरिंग अ न्यूक्लियर वेपन, isn't it? न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव ही है ना। तो रशिया ने बोला यू आर बेसिकली नाउ यूजिंग अ डर्टी बॉम्ब, तो मैं जो गोला दागूंगा टैंक से, सो बेसिकली जो जर्मनी का लेपर्ड टैंक है वो क्या है, ऐसे होता है टैंक आपका, ठीक है। तो इससे जो प्रोजेक्टाइल फायर होगा, ये जो वेपन है, दिस इज न्यूक्लियर मटेरियल की कोटिंग है इसमें, एंड दैट इज बेसिकली, एंड इट इज बेसिकली ये आर्मर पियर्सिंग है। ये बेसिकली जो दूसरा टैंक है उसके आर्मर को पियर्स कर सकता है, लेपर्ड या एब्राम्स टैंक जो है। तो रशिया ने बोला कि भाई साहब ये अगर आप करोगे तो आप समझ लेना हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। फिर उस पर कोटिंग रखी है रेडियो एक्टिव मटेरियल की, बिकॉज अगर जिसके ऊपर हमला करोगे उसके ऊपर तो रेडियो एक्टिविटी आई जाएगी। नहीं नहीं, अरे भाई क्या हो गया, एब्राम्स टैंक और लेपर्ड टैंक क्या हो जाता है, ध्यान नहीं देते हो आप लोग, कुछ लोग कोई डिस्ट्रैक्टेड हो आप लोग शायद। एब्राम्स टैंक जो है ये यूएस का है, लेपर्ड टैंक ये जर्मनी का है। दोनों लोग मिलकर यूक्रेन को दे रहे हैं रशिया के खिलाफ। इसमें इंडिया कहां से आ गया? मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। चाय कॉफी पी लो सर, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, उठ जाओ, नींद से जाग जाओ, शाम हो गई है। लेपर्ड टैंक जो है वो ऐसा ही एक टैंक है, मेन बैटल टैंक है, जर्मनी ने बनाया है। एब्राम्स टैंक सिमिलर सॉर्ट ऑफ टैंक है जो यूएस ने बनाया है। दोनों ने बोला कि हम ये टैंक यूक्रेन को देंगे। दोनों में ही सेम कैपेबिलिटी है कि उनके बैलिस्टिक में या प्रोजेक्टाइल में न्यूक्लियर कोटिंग की गई है।
अब क्लियर बात। तो ये देने की बात कर रहे हैं यूक्रेन को ये लोग, तो यूक्रेन तो रशिया ने बोला भाई साहब फिर तैयार है ना न्यूक्लियर वॉर के लिए। तो अभी इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए अभी ये लोग सोच रहे हैं दे या नहीं दे, क्योंकि पुतिन तो देखो भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, उनको डर थोड़ी लगा किसी से, राइट। चलिए, सो ये बात हो गई, बाकी तो आपको प्लेन के बारे में बताइए। सो अभी थोड़ा हमारा जो है क्या हो गया है, नेचर चेंज हो गया रिलेशनशिप का। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन इंडिजिनस डेवलपमेंट। तो हम कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो यहाँ पे। अभी तक हम सीधे सीधे खरीदते थे, अब हम लोग उसको जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो वो जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो T-90 टैंक हो, चाहे वो एक 203 राइफल हो, या कामोव हेलीकॉप्टर्स जो है उनकी भी हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कोई थ्रेट नहीं है हमारा रशिया के साथ की सैंक्शन लगाएगा। हमारे पास फाइनेंशियल एडवांटेज है बिकॉज रूपी रूबल मैकेनिज्म हो गया, एक्सक्लूसिव एक्सेस है, रशिया सबसे पहले हमें देता है टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एंड जनरली टेक्निकल सपोर्ट भी हमें सस्ते में मिल जाता है। तो को डेवलपमेंट का जो मौका है वो अमेरिका एक बार को नहीं देगा, लेकिन ये जरूर दे देते हैं, ठीक है। अमेरिका एक बार को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देगा, शेयर भी नहीं करेगा जॉइंटली बिल्ड करने के लिए। आपने देखा हमने कोई अभी तक अमेरिका के साथ डिफेंस में जॉइंट कुछ किया प्रोडक्शन सुना अभी तक आज तक? कहने को हम लोग स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है। Have you ever come across a joint venture of India and US? वेपन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता बॉस। यूएस की डिफेंस लॉबी इतनी बढ़िया होने नहीं देगी, उनका पैसा वहीं से चल रहा है। आपने सुना अभी तक? नहीं, मैं कह रहा हूं डिफेंस की बात कर रहा हूं, पैसेंजर प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंडियन एयरक्राफ्ट की बात अलग है। आप कोई ऐसा मेन वेपन सिस्टम बताओ जो आपने सुना हो कि हमने बनाया है। जेट इंजन डेवलपमेंट क्या है? इंजन आपको पता है? आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन इंजन कौन कंपनी बनाती है? इट इज मेड बाय रोल्स रॉयस। जितने भी प्लेन में इंजन होते हैं ना, वो रोल्स रॉयस बनाती है, जो रोल्स रॉयस कार की कंपनी है। जितने भी होते हैं उनका साथ, चाहे वो एयरबस हो चाहे वो बोइंग हो, इट इज मेजरली मेड बाय रोल्स रॉयस। आपको बताओ एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन करके, ठीक है। लॉकहीड मार्टिन, उनके साथ जॉइंट वेंचर की बात हो रही थी जब हम लोग रफेल की बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसलिए हमने रफेल भी लिया है। तो लॉकहीड मार्टिन जो F-22 या F-35 रैप्टर्स जो बनाते हैं वो लोग, सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस। तो अभी हम लोग थोड़ा इंपोर्ट कोशिश कर रहे हैं कम हो जाए, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर इन इंडिया सो दैट इंडिजिनस प्रोडक्शन ज्यादा रहे। बाकी स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया, हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो सोवियत लॉन्च व्हीकल सोयूज, जो सोयूज है 1975 में उसके थ्रू यूज करके किया गया था आर्यभट्टा। जून 2015 में हमने एमओयू साइन किया था फॉर एक्सपेंशन एंड कोऑपरेशन ऑफ आउटर स्पेस। उनकी जो मेन एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, ठीक है। जैसे हमारा इसरो है वैसे रशिया वाले का नाम है रॉसकॉस्मोस। तो इनके साथ हमारा अग्रीमेंट है। हमने फिर ग्लोनास हो चाहे नाविक हो उसके लिए भी बात करिए कि जॉइंटली उसको यूज करेंगे। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो हमारा गगनयान चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगले वाले में आप देखोगे जो हमारा चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 जो जाएगा उसमें हमने जापान को भी बुलाया हुआ है। सो इवन जापान इज हेल्पिंग इन चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3। तो अभी हम जब जापान वाला करेंगे टॉपिक तो हम लोग वहां पे भी डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। सो इंडिया ने, हाँ, तो अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द इशू ऑफ नंबी नारायणन एंड द क्रायोजेनिक इंजन। तो जैसे आपको पता है कि जनरली क्या होता है किसी भी स्पेस क्राफ्ट में, थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा देता हूं मैं आपको, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो स्पेस क्राफ्ट होता है, मेजरली जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें 3 स्टेज रखा जाता है। ठीक है, 3 स्टेज होता है जनरली। जो आपका देखोगे जीएसएलवी रहता है, सॉलिड रहेगा, फिर लिक्विड रहेगा, फिर अभी जो आता है वो होता है क्रायोजेनिक स्टेज। 1 2 3। तो ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अपने पास थी नहीं, ठीक है, ये जीएसएलवी में रहता है। पीएसएलवी में 4 स्टेज रहते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है पीएसएलवी जो है उसका एक एक्सेल वर्जन भी है, तो उसमें रहेगा सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। जीएसएलवी में रहता है यू विल सी इट इज सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक क्या होता है कि उसका आपको एडवांटेज क्या है? अच्छा, व्हाई डू वी नीड क्रायोजेनिक इंजन? क्या जरूरत थी बताओ, पहले तो ये समझो, तब आपको समझ में आएगा शायद इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्रायोजेनिक का रोल क्या है, क्रायोजेनिक की इतनी ज्यादा भारत को जरूरत क्यों थी। व्हाई डिड वी एक्चुअली नीड अ क्रायोजेनिक स्टेज? इंजन की जरूरत ही क्यों थी क्रायोजेनिक? एक तो क्या स्टोर करते हो आप बिल्कुल उसको -40 -30 पे, एंड उससे क्या होता है कि आप वेट भी ज्यादा पुश कर सकते हो बाद में। एंड मेन कंसर्न वो नहीं है, ठीक है, मेन कंसर्न वेट तो है ही, मेन कंसर्न इसके ऐसा एफिशिएंट फ्यूल चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो वो चीज की वजह से क्रायोजेनिक स्टेज आपका प्रेफर्ड रहता है, लेकिन हमको ये क्रायोजेनिक स्टेज मिल नहीं रहा था क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी भारत में इसको बनाने की। तो हमने रशिया से मांगा, ठीक है। आपने देखा होगा मूवी में माधवन ने प्ले किया रोल, नंबी नारायण वाली मूवी जो है, तो उसमें ही वेंट व्हेन यू नो ही गोस टू स्टडी क्रायोजेनिक के बारे में फॉर इन प्रिंसटन जो है, ही हैड गॉन देयर, वहां प्रोफेसर के अंदर सीखा, फिर वापस आके बनाया, रॉकेटरी में भी आपने देखा होगा, एंड उसके बाद फ्रांस में भी उन्होंने समझा जाके। बट प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय वो दोनों बड़ा टेंशन वाला टाइम था, CIA वर्सेस यूएसएसआर वर्सेस यूरोप। सो इंडिया को ये लोग क्रायोजेनिक स्टेज को देने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि दे थॉट इंडिया इज गोना यूज दैट क्रायोजेनिक इंजन फॉर बिल्डिंग अ मिसाइल, ठीक है। उन्हें लगता था ये मिसाइल बना लेंगे, ठीक है। दे थॉट दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर मिसाइल जो क्रायोजेनिक स्टेज यूज कर सकता है एंड इट कुड बी अ थ्रेट। तो इस वजह से हमें दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से कैसे करके सोवियट्स अग्री हुए, तो हम लोग उसको रशिया लेने गए, मतलब सोवियत लेने गए। बट CIA ने पूरा प्लान जो है उन्हें पता चल गया, दे डिड एवरीथिंग टू स्टॉप दैट, ठीक है। आपने मूवी में देखा होगा कैसे CIA वाले आ गए थे, फिर उनको छोड़ गए, फिर उन्होंने बोला कि आधा इक्विपमेंट अभी भेज दो, आधा बाद में इंडिया भेज देना। वो आधा आज तक आया ही नहीं, समझ रहे हो आप। तो लोग रशिया को भी ब्लेम करते, मतलब रशिया सोवियत को भी ब्लेम करते उस समय कि उन्होंने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया, बिकॉज आधा इक्विपमेंट हमने किसी तरीके से एयर इंडिया से ले आए,
तो फोन करके पूरा ब्यूरोक्रेसी को लगा के, लेकिन आधा जो एक्चुअली में चाहिए था पूरा क्रायोजेनिक इंजन को बिल्ड करने के लिए वो कभी नहीं आया इंडिया। फिर हमने फाइनली इंडिजिनसली ये बनाया है, खुद बनाया है इंडिया में जो क्रायोजेनिक स्टेज है। तो जनरली आप देखोगे जो पहला स्टेज होता है किसी भी रॉकेट का वो हमेशा सॉलिड रहता है। व्हाई इज दैट? हमेशा सॉलिड क्यों रखते हैं? पहले लिक्विड क्यों नहीं रख सकते? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम पहला सॉलिड ही रखते हैं? Why we don't keep it liquid? सॉलिड से सबसे ज्यादा बूस्ट मिलता है, जो सबसे ज्यादा पुश मिलता है ना, इनिशियल इनर्शिया है उसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले सॉलिड इंजन ही चाहिए होता है, सॉलिड फ्यूल ही चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बर्न करता है, उससे ना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो हमेशा पहला स्टेज यू विल ऑलवेज फाइंड इज गोइंग टू बी अ सॉलिड स्टेज, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपका लिक्विड रहता है, विकास इंजन, फिर क्रायोजेनिक स्टेज। तो हमारा क्या है, बेसिकली इंडिया ने पहले जापान से बात करी थी, बट जापान ने भी कुछ नहीं करा उस समय। तो उसके बाद फिर जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक अमेरिकन इंजन ऑफर किया था, बट वो कॉस्टली बहुत ज्यादा था। फिर हमने यूरोप के आर्यन स्पेस से भी बात करी। फिर उसके बाद फाइनली जब 4-5 जगह हम घूम आए, तब जाके सोवियत ने बोला कि हम जो है 2 इंजन आपको दे देंगे एट अ रीजनेबल प्राइस ऑफ $200 मिलियन। और ये भी ना एक सीक्रेट इंजन, आपने देखा होगा उसमें जो मूवी है उसमें उसने बताया था कि हाउ डू यू नो दैट देयर आर इंजन्स एग्जिस्टिंग लाइक दिस। इट वाज अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, इट वाज अ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट। बट जैसा कि हमने देखा कि नाम्बी नारायणन को पता था कि इट वाज अ KVD-1 व्हिच इज अ सीक्रेट इंजन। तो जब रशियंस को रियलाइज हुआ भाई इसको तो पता है, मूवी में भी दिखाया है, तो उन्होंने कहा भाई सस्ते में दे दो हमें। तो उन्हें भी लगा कि अच्छा फ्रेंडशिप हो सकती है इंडिया के साथ। तो KVD जो है हैड अनसरपास्ड थ्रस्ट एंड कैपेबिलिटीज एंड नासा हैड नथिंग दैट कुड मैच द रशियन इंजन। तो अब नासा और अमेरिकन बड़े थ्रेटेंड फील करने लगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कैपेबल इंजन था ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि रशियंस को नहीं बनाने देंगे। तो इंडिया को जब उन्होंने डिसाइड करा देने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे फाइनली वही जो मैंने आपको इशू बताया कि जो 18 जनवरी 1991 में इसरो ने एक एग्रीमेंट किया रशियन स्पेस एजेंसी ग्लास कॉस्मोस, उस समय क्रॉस कॉस्मोस नाम नहीं था, इट वाज कॉल्ड ग्लास कॉस्मोस। तो क्रायोजेनिक इंजन की बात हुई, लेकिन जैसे ही यूएस को पता चला उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि ये लोग जो है MTCR का वायलेशन कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस MTCR? इंडिया हैज साइंड इट नाउ। इट इज कॉल्ड एज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। जैसे आपने सुना होगा वासेनार एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वैसे ही एक MTCR करके है, ठीक है। तो MTCR बेसिकली बोलता है कि कोई भी कंट्री ऐसा वेपन किसी को नहीं दे सकती, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती जो वो एक इररिस्पांसिबल तरीके से मिसाइल बनाने के लिए यूज करे। तो उसका नाम है MTCR, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, क्योंकि तब तक इंडिया ने साइन नहीं किया था ये MTCR, तो इसलिए उन्होंने सैंक्शन लगा दिया इसरो और रशिया के ऊपर। बाद में बेसिकली नाम्बी नारायणन, एज यू नो, उनके ऊपर पूरा ब्लेम लगाया गया कि कैसे ही हैड सोल्ड दिस टू मालदीव्स एंड ये वो। मतलब इंडिया में लोगों को नहीं पता थी कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, किसी को इसरो में नहीं पता था। हाउ कैन ही लीक दैट? सो फाइनली ही गॉट द पद्मा अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड एवरीबॉडी रियलाइज दैट कितना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। सो CIA, वो बेसिकली पूरी CIA की प्लानिंग थी। इट वाज द प्लानिंग ऑफ द सीक्रेट सर्विस ऑफ अमेरिका कि ये बात आगे जाए ही ना, उसको पहले ही खत्म कर दो, कि टेक्नोलॉजी आधी आई है और जो बंदा उसको बना रहा है उसको फंसवा दो इन अ फॉल्स केस। सो ही वाज एक्चुअली फ्रेम्ड बाय CIA कि मालदीव्स की एक लड़की आई है, आपने मूवी में देखा होगा, उसको बता दिया, इसने कोई लेना देना ही नहीं है बस दूर दूर तक। तो CIA की प्लानिंग थी कि जो बंदा काम कर रहा है, इससे क्या हुआ, और इसका पता है CIA सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि भले ही हमें टेक्नोलॉजी अभी मिली, लेकिन CIA बिकेम सक्सेसफुल इन डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। नहीं तो हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन कब का आ चुका होता। आपको पता है वो इस मामले में तो CIA सक्सेसफुल हो चुका था, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट करवा दिया, इतने टाइम तक केस चलता रहा, और फाइनली जो है केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आपने देखा होगा कितना टॉर्चर किया इनको निकलवाने के लिए। भाई किसी को पता ही नहीं है इसरो में कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। उसमें मूवी में भी बोला उन्होंने कि हाउ कैन समबडी से कि तुमने टेक्नोलॉजी दे दी है, किसी को आइडिया नहीं क्रायोजेनिक क्या होता है। अगर वही मैं कह रहा हूं, अगर ये नहीं होता तो आज के टाइम पे वी वुड हैव बीन मच अहेड ऑफ नासा, which they got successful in doing it, and this is what CIA does. CIA is very active in these things कि दूसरी कंट्री को आगे नहीं निकलने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके यहाँ पे तख्ता पलट करा दो, कंट्री में दंगे करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, यही सब काम है CIA का। चाहे इराक में हमला करवा दो, ठीक है, ट्यूनिसिया में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जहां पे उनका फायदा ना दिख रहा हो वहां पे वो कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो आपको पता है ना, होमी बाबा साहब का प्लेन क्रैश किया था मोंट ब्लांक करके, जो यूरोप की हाईएस्ट पहाड़ी है, उसको माना जाता है कि उसमें जानबूझ के क्रैश करवाया था CIA ने, बिकॉज दे वांटेड कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना जाए। मोंट ब्लांक है ना वहां का जो पीक है, फ्रांस से जब आओगे स्विट्जरलैंड आप, तो वहां पे प्लेन क्रैश हुआ था उनका। सो इट वाज अगेन लिंक टू CIA। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बड़ा फनी चीज आई है, आपको पता है एक रिसेंटली इजरायली डिप्लोमेट और एक जो है प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिवील किया है कि कैसे ज़ेलेंस्की की हालत खराब थी पुतिन के सामने। हैव यू रेड दैट? अभी 2 दिन पहले आया है कि हाँ, नफ्ताली बेनेट ने बोला है कि पुतिन से, उन्होंने पूछा नफ्ताली बेनेट ने जब ही वाज द इजरायली PM कि विल यू किल ज़ेलेंस्की इफ यू फाइंड हिम, तो पुतिन ने बोला कि नहीं नहीं, आई विल नॉट किल हिम। तो ही सेड आर यू श्योर? तो बोलता हाँ हाँ, आई विल नॉट किल हिम इवन इफ आई अरेस्ट हिम। देन नफ्ताली बेनेट जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने रिक्वेस्ट करके फिर बाद में ज़ेलेंस्की को फोन करके बोला, अरे भाई टेंशन मत ले, तेरे को पुतिन नहीं मारेगा। कहता पक्का पक्का नहीं मारेगा ना, पक्का नहीं मारेगा मेरे को? बोलता हाँ नहीं मारेगा। उसके बाद जाके ज़ेलेंस्की जाके पब्लिक बोलता है आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ पुतिन। तो बेसिकली इट वाज एन एग्रीमेंट, जिसके बाद वो हीरो बना फिर रहा है, ठीक है, कि आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ पुतिन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मतलब और हीरो बन के वहां पे कहीं पे भी सड़क पे घूम रहा है, टी-शर्ट पहन के, और दिखा रहा है वर्ल्ड में कि ही बिकेम द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भाई, बिकॉज ऑफ दिस। यू सी ही इज स्टैंडिंग फॉर हिज ट्रूप्स। रियलिटी तो आपको पता है, अब पता चली अग्रीमेंट हुआ है कि भाई कुछ भी हो जाए ज़ेलेंस्की को मत मारना बस। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन। सो बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, एजुकेशन कल्चरल फंड, मतलब बहुत सारे आप देखो रशियन स्टूडेंट्स यहाँ हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, ई वीजा फैसिलिटी है, बहुत सारा टूरिज्म है, क्रिटिकल मेडिसिन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इनफैक्ट हमने उनकी जो वैक्सीन है उसको रिकॉग्नाइज भी किया था। इट वाज काइंड ऑफ गुड इनफ ओनली, अगर आप देखोगे स्पुतनिक जो है, बट देन वर्ल्ड ओवर उसका रिकॉग्निशन नहीं था। एंड चैलेंजेस यही है बिकॉज चाइना की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है, दिस INSTC कॉरिडोर। नाउ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि रशियंस चाहते हैं कि वो बने,
बट प्रॉब्लम यह है कि वो पास होता है ईरान के थ्रू. नाउ ईरान डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट बिकॉज दे आर अंडर सैंक्शंस. इंडिया इज आल्सो लाइक कि हम अकेले इतना पैसा नहीं दे सकते. रशिया चाहता है क्योंकि रशिया को बहुत फायदा होगा इससे. तो अभी ना बड़े डिविजन हैं, मतलब डाइवर्जेंस हैं इसको लेके कि आईएनएसटीसी सक्सेसफुल कैसे हो. क्योंकि वो पास क्या होगा, वो जाना है वाया चाबहार के साइड से होते हुए बंदर अब्बास, एंड देन यू विल गो टू कैस्पियन सी के रूट, देन यू विल गो टू मॉस्को एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. इंडिया को भी फायदा मिल रहा है, बट इंडिया इज लाइक हम क्यों बनाए भाई, तुम्हारे यहाँ पूरी कंट्री, तुम्हें करना चाहिए ना इन्वेस्ट. भाई फायदा ईरान को नहीं हो रहा, तो इंडिया इज लाइक कि आप भी करो इन्वेस्ट, लेकिन हर कोई कंट्री करना चाह रहा है. इट इज गोइंग टू बी अ बर्डन ऑन इंडिया एंड रशिया. तो प्रॉब्लम ये है. तो आईएनएसटीसी को जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना एक चैलेंज है. देन अभी आप देखोगे हमारा जो है डिफेंस कैपेबिलिटी हम अमेरिकन के साथ भी बना रहे हैं, तो हमारा डिपेंडेंसी विद रशिया इज आल्सो काइंड ऑफ गोइंग डाउन, जो रशिया को पसंद नहीं आ रहा है. बिकॉज़ दे आल्सो नीड मनी, उन्हें पैसा चाहिए उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को. उन्हें लग रहा है यार ये इंडिया वाले तो हमारे सबसे बड़े जो खरीदार थे, अब हमारा खरीदार जो है दूसरे कंट्री हो गए, तो इसीलिए अब ये चाइना को बेचने लगे हैं. चाइना एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, नॉर्थ कोरिया. तो प्रॉब्लम ये हो गई है. अब उसकी वजह से पाकिस्तान भी इसका फायदा उठा सकता है. ठीक है, तो चाइना इज आल्सो बाइंग फ्रॉम रशिया, क्योंकि इंडिया जो इतने खरीद नहीं रहा, हमने अमेरिका से भी खरीदना चालू कर दिया है. तो ग्रोइंग रशिया चाइना ट्राइज इज बिकॉज ऑफ दिस. देन रशिया पाकिस्तान डिफेंस पार्टनरशिप भी इसका ही एक बहुत बड़ा कारण है. मेन प्रॉब्लम वही है यार. देखो मेन प्रॉब्लम है जो यूएस ने सैंक्शन लगा दिया ना, उससे प्रॉब्लम होती है, आपको लगता नहीं, पता नहीं चलता, बट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कांट रिवील बिकॉज ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, बट व्हाट आई सी एंड सी एवरी डे, you people don't even know 1% of it, that there are a lot of issues. हमें लगता है अरे अच्छा सैंक्शंस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता. A lot of things are there जो हमें देखना पड़ता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. बाकी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने प्लान किया है कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है, रशिया के फार ईस्ट में. ठीक है, $1 बिलियन वी आर गोना इन्वेस्ट. तो द रीजन इज कि ये जो फार ईस्टर्न रीजन है, साइबेरिया का पोर्शन है, ये रिसोर्सेज रिच बहुत ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है. तो इंडिया स्किल वर्कफोर्स यूज कर सकता है, टेक्निकल हेल्प मिल सकती है बाकी कंट्री से. तो इसी के लिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बना है, और इसी में प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे. तो ये बाकी सारे रूट्स को कनेक्ट करता है. मैंने बाकी आपको दिखाया था यूरेशियन और ट्रांस साइबेरियन रूट जो है वो इसी को लेके. तो दिस आई हैव शोन इट ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास. तो बेसिकली क्या है, चेन्नई से आप जाओ, व्लादिवोस्टॉक पे शिप से जाएगा सामान, फिर यहाँ से यू कैन आइदर गो ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बीजिंग से या चेंगडू से जाएगा दूसरी जगह, आगे रेल से कनेक्ट करके इट कैन गो टू यूरोप आल्सो. सो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बोलते हैं. विनीत बोल रहा है सर आपको हनी ट्रैप कर देंगे. हनी ट्रैप के लिए हनी भी तो चाहिए पहले. नहीं विनीत, सीक्रेट बताने के लिए फर्स्ट यू नीड हनी आल्सो, राइट. सो बेसिकली आप देखो मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स का एडवांटेज है. एनर्जी वहां ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है, प्लस वहां सेरेमिक्स और एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री टिम्बर मैंने बताया. बाकी इंडिया का जो स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स है वो भी वहां जाके सिग्निफिकेंट काम कर सकता है. ठीक है, इस स्लाइड में कोई डाउट है तो बताइए, एनी क्वेश्चंस. वहां पे ना आप देखिए, देखो अब वही बात है यार, मैं मतलब क्या बोलूं, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे. जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर फॉरेस्ट्री इन रशिया. आपको पता है जो साइबेरिया का जो रीजन है, ये वाला ईस्टर्न पोर्शन जो है, ये आपको पता है टाइगा करके एक पोर्शन है, आपने पढ़ा होगा टाइगा बायोम. वैसे आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ोगे, टाइगा एंड टंड्रा पढ़ा होगा आपने. तो टाइगा होता है यहाँ पे बड़े फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, टाइगा जो करके होता है. तो जो टाइगा वेजिटेशन है वहां से आप पेड़ काटोगे तो बहुत सारे आपको अच्छा टिम्बर मिलता है, कॉनिफरस ट्रीज. सो इसी वजह से आप देखेंगे ये रीजन जो है यहाँ पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज है. टाइगास आर जनरली नॉट ग्रासलैंड्स, दे आर जनरली अ टाइप ऑफ बायोम. ग्रासलैंड नहीं होता टाइगा, उसके नीचे होता है ग्रासलैंड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन रशिया वॉर. अब जनरली इंडिया ने देखोगे तो आपने हर जितने भी वोटिंग हुई उसमें रशिया का हमने साथ दिया है. सिर्फ एक जगह इंडिया ने वोट किया था रशिया के खिलाफ, जब ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की बात हुई थी कि रशिया ने, आपने देखा होगा बहुत सारे क्या, हाँ बताओ नाम बताओ, शाश्वत बिल्कुल सही बोला आपने, बुका किलिंग्स करके बोलते हैं उसको. ठीक है, देयर इज अ प्लेस इन यूक्रेन. ठीक है, सो बुका प्रोनाउंसिएशन दोनों सही है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन. सो वहां पे जो है उन्होंने पकड़ के ऐसा माना जाता है कि रशियन फोर्सेस ने लोगों को मारा था. तो वो चीज है. तो उसमें इंडिया ने रशिया को वार्निंग दिया था कि भाई दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है जनरली डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है. सो रीजन व्हाई इंडिया डिड नॉट क्रिटिसाइज रशिया इज बिकॉज रशिया आइसोलेट नहीं करना चाहता था. रशिया का जो वीटो पावर है, ठीक है, उन्होंने इंडिया के फेवर में 6 बार यूज किया हुआ है. रशिया हमारा डिपेंडेबल पार्टनर है, मिलिट्री हार्डवेयर पॉलिसी मैटर, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज में हमारी रशिया के साथ कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो है ही. सो बेसिकली दिस फिनिशेस योर इंडिया रशिया. नाउ वी गो टू इंडिया यूरोप. इतना ही था. अब रशिया के बाद हम यूरोप को कर रहे हैं बिकॉज आप देखो रशिया का बॉर्डर इज शेयर विद यूरोप, और नेटो का तो पता ही आपको, नेटो का मेन मकसद क्या है, रशिया के खिलाफ करना है. तो रशिया के बाद इसीलिए हम लोग यूरोप जा रहे हैं, और यूरोप के बाद अफ्रीका आएंगे बिकॉज सब अगल बगल की नेबरिंग रीजन है. सो दैट इज व्हाई द सीक्वेंस इज लाइक दिस कि रशिया किया, फिर रशिया के बाद यूरोप जाएंगे, यूरोप के बाद नीचे अफ्रीका आएंगे, और फिर हम लोग अफ्रीका के बाद जाएंगे वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट. ठीक है, अलास्का वाला पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए. ये नहीं पूछेगा बताओ अलास्का की टीटी में रशिया ने क्यों दे दिया यूएस को. इट इज नॉट अ क्वेश्चन व्हिच कंसर्न अस. देखिए आप लोग आई थिंक फॉरेन पॉलिसी में एक चीज याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी इंडिया का जो सवाल आएगा वो इंडिया के कंसर्न से पूछेगा. हमें अलास्का से कोई लेना देना नहीं है, वो रशिया और यूएस की लड़ाई है. आप समझ रहे हो, मैं वही बता रहा हूं. तो हमें अलास्का की पूरी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली वो अलास्का का क्या है, वो मल्टीपल जो है टाइम से आप देखोगे, पहले किंग थे वहां पे, फिर आपका जार है, ठीक है, जार रेजिम जो उसके अंडर था, फिर बाद में इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ. तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वो बीच में बेरिंग सी और उस सब के बारे में भले ही पूछ ले, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि बताओ अलास्का का अग्रीमेंट क्या था. तो आप समझिए ऐसे तो मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी पड़ेंगी वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आप वैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे. तो इसीलिए मैंने उसको, क्योंकि देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें पढ़ना है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे मेंस और प्रीलिम्स में सवाल कैसा आएगा. ऐसे पढ़ने के लिए तो मैं आपको 2 महीने भी पढ़ा सकता हूँ आईआर. ठीक है, पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है क्योंकि उसमें, क्योंकि फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. सो दैट इज द कंसर्न, राइट. सो नाउ वी कम टू इंडिया एंड यूरोप. सो बेसिकली आप देखिए, अगर
हम बात करें यूरोप के बारे में, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी 1951 में, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली सब मेंबर थे। इन्होंने पहला यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई, और जिसके बाद आप देखोगे बेसिकली पूरा सीक्वेंस बता रहा है कि आपका यूरोपियन यूनियन बना कैसे है। ठीक है, वैसे इसके ऊपर भी सवाल नहीं आएगा, बट इट्स गुड टू नो। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पहले क्या बना था? यूरोपियन कोल एंड स्टील, बिकॉज अच्छा बताओ ये क्यों बना होगा? व्हाई डिड यूरोपियन कोल एंड स्टील वाज फॉर्म्ड? कैन यू टेल मी? देयर इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल आंसर इसका। एब्सोल्युटली करेक्ट कोमल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अरे भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेन चीज तो वही था, उस समय तो सारा इंडस्ट्री बन रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो मेन तो वह था बेसिकली। एक था आपका उसके पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ट्रेड रेवोल्यूशन। तो कमर्शियल ट्रेड रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बट उसके पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के पहले क्या था? रेनेसां पीरियड। रेनेसां के पहले क्या था? डार्क एजेस। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आता है। तो डार्क एजेस को डार्क क्यों बोला जाता था? ऐसा नहीं था अंधेरा रहता था उस समय, बेसिकली उस समय ज्ञान का अंधकार था। ठीक है, ज्ञान का अंधकार था। लोग वही करते थे जो राजा बोल देता था, जो प्रीस्ट बोल देता था, उसको सवाल नहीं करते थे। तो इसीलिए उस समय आप देखोगे फ्यूडलिज्म, जो आपने पढ़ा होगा ना, फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ा होगा कि वो जो राजा ने बोल दिया वही फाइनल वर्ड होता था, जो चर्च ने बोल दिया वही मान लिया जाता था। तो बाद में जब लोगों ने सवाल उठाना चालू किया तो रेनेसां पीरियड, तो फिर रेनेसां से नया इन्वेंशन हुआ। ठीक है, लियोनार्डो डा विंची साहब के बारे में सुना आपने, फिर न्यूटन के बारे में सुना, अलग अलग लोगों के बारे में सुना। ठीक है, तो उसके बाद फिर इटली से स्प्रेड हुआ बाकी सब सारी जगह, फिर उससे नए सी रूट्स पता चले, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, ट्रेड रेवोल्यूशन हुआ, बैंकर्स और मर्चेंट्स, मनी लेंडर का जो कम्युनिटी है वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो ऐसे नई मिडिल क्लास भी इमर्ज हुई, वर्कर वाली। पहले मिडिल क्लास आनी, पहले सिर्फ ओनर था, और फिर धीमे धीमे आप देखोगे वो काम करने वाले लोग थे। 3 स्टेट्स आपने बड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यही सब चीजें। तो बेसिकली उस समय इनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने साइन किया, और इससे क्या हुआ? जो है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनी, एंड दे वर लीगली कंबाइंड इनटू यूरोपियन कम्युनिटी 1967। ठीक है, क्रोनोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। उसके बाद नेशनल पार्लियामेंट जो है वो मेंबर चूज करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, और पहला डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो 1967 में हुआ। सो लोग 4 फ्रीडम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूं। मोबिलिटी ऑफ पीपल, गुड सर्विसेज एंड मनी। तो मेन जो है इसमें ये ट्रीटी ऑफ maastricht जो है ये 93 में एस्टैब्लिश हुई थी, जिसने बनाया फ्यूचर ग्राउंड्स ऑफ कोऑपरेशन के लिए हम कैसे करेंगे। जो ट्रीटी ऑफ maastricht इज रिलेटेड टू दिस। मान लीजिए आपसे प्रीलिम्स पूछ लेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन से रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन या यूरोप से, तो ट्रीटी ऑफ maastricht का नाम याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद 1991 में एक नया करेंसी चालू किया इन्होंने, जो आपने देखा होगा यूरो आया, और इसी से वर्ड आता है आजकल आपने सुना होगा उसको यूरोजोन बोलते हैं। यूरोजोन वो कंट्रीज हैं जो यूरो को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, यूरोजोन आर दोस कंट्रीज इन यूरोप। जैसे अभी मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, सो वहां पे भी यूरो एक्सेप्ट होता है, स्विट्जरलैंड में भी यूरो एक्सेप्ट होता है। तो जहां जहां पे यूरोप एक्सेप्ट होता है, यूरो करेंसी एक्सेप्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरोजोन। ठीक है, तो वैसे नाम पड़ा है। सो ट्रीटी ऑफ नीस, दिस इज नॉट नाइस, इट इज बेसिकली अ ब्यूटीफुल सिटी इन पेरिस, उसके ऊपर नाम पड़ा हुआ है ट्रीटी ऑफ नीस। 2000 में आई, जिसके बाद ये केम इनटू इफेक्ट इन 2003। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना यूरोप के लिए, जो बेसिकली बाद में ग्रो आउट ऑफ अ कन्वेंशन दैट वाज फेल्ड इन 2002 टू 2003। बाद में ट्रीटी ऑफ लिस्बन आई इन 1991। ठीक है, एंड देन ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, ट्रीटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। बेसिकली यार इतना मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, पीपीटी में इसलिए आपको दे दिया है कि जस्ट इन केस मान लो ये maastricht पूछ ले या ट्रीटी ऑफ लिस्बन पूछ ले। ठीक है, इसलिए बस पता होना चाहिए। जैसे आपने शायद सुना हो, अभी हम उस दिन करेंगे जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट, डू यू नो व्हाट इज रोम स्टैट्यूट? किससे रिलेटेड रोम स्टैट्यूट? इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, जैसे हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हेग नेदरलैंड्स में, वैसे ही आपका एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो इंडिविजुअल केसेस को ट्राई करता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो वो रोम स्टैट्यूट का पार्टी होना चाहिए उसको। तो ये कभी कभी ना प्रीलिम्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो ये बस पता होना चाहिए आपको। तो maastricht ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ट्रीटी ऑफ नीस, बस ये याद रखिएगा। तो ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन है। अब तो खैर ब्रेक्सिट के बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई, बिकॉज नाउ यूनाइटेड किंगडम इज नो लॉन्गर अ मेंबर। सो ओरिजिनल मेंबर्स पर्पल में दिए हुए हैं जिन्होंने बनाया, नाम आपको याद नहीं रखने हैं, कोई आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस है पूछने के लिए। यूपीएससी को वो ये नहीं पूछने वाला कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर बताओ। अगर पूछेगा तो मतलब समझ लो कि आपकी किस्मत बहुत ही खराब है। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बताओ, उनके पास ऑलरेडी पूछने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पूछ लिया तो समझ लेना आपकी किस्मत बहुत खराब है, और वो भी किस्मत को खराब है, कोई और क्वेश्चन कर लेना। जरूरी थोड़ी है कि इमोशनल हो जाना उसी क्वेश्चन से। प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि अगर हमने कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें सोचते हैं कि भाई साहब जान जाए पर वचन ना जाए। वचन मतलब कि हमने अपने आप से वचन किया है कि हमने इतना ज्यादा पॉलिटी पढ़ा है कि 18 के 18 सही करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 15 कर लो, 14 कर लो, इससे बेटर सॉल्व अदर क्वेश्चन। हर किसी में 2 नंबर मिलेगा, हर किसी में 1/3 कटेगा। ऐसा होता है कि पॉलिटी कर लोगे जीमैट की तरह तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। सो डोंट बी टू इमोशनल विद द टॉपिक, डोंट बी टू इमोशनल विद द क्वेश्चन, एंड सिमिलरली डोंट बी टू इमोशनल विद द टीचर। कोई अच्छा पढ़ा रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई बेकार पढ़ा रहा है बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। हाँ, ये जरूरी है कि जो लोग जिस काम के लिए हैं वो अपना काम करते रहे। ठीक है, मतलब कोई जिसको बोलते हैं हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं हम लोग। मतलब I should not be saying it because you people have been very kind that you have showered your loves and love and blessings to me, and I have been seeing it from past 10 years. But अभी क्या हो गया ना, थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अभी क्या हो गया, अभी लोग ना लोगों को, टीचरों को ऐसे भगवान बना देते हैं, और स्पेशली यूट्यूबर्स को भगवान बना देते हैं। आप खुद ही जानते हो। तो बेसिकली क्या है, हीरो वर्शिप का ना कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत सदियों से चला रहा है। ठीक है, वैदिक पीरियड से चला रहा है, जो भी कुछ करते हैं वो हीरो है, राइट? सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो डोंट बी इन दैट फेज। तो आप लोग मेरी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, प्यार देते हो, आई एम वेरी हम्बल्ड एंड टच्ड, बट मेरी हीरो वर्शिप मत करना, ना ही किसी टीचर की करना। ठीक है, जैसे अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आए थे, वो बोल रहे थे सर आपको पढ़ाना नहीं आता, आप बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसा लगता है, किसी को नहीं लगता होगा। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। देयर वाज वन गाय हु, उसका नाम मैंने आज तक नहीं देखा कभी क्लास में। मैंने ना आज तक उसको सवाल पूछते हुए देखा, ना मैंने आज तक कभी उसको क्वेश्चन करते हुए देखा, ना मैंने कभी कमेंट करते हुए देखा क्लास में। सो मेरा मतलब ये है कि हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत अच्छा टीचर हूं, हो सकता है किसी के लिए बहुत बुरा हूं।
दैट इज योर परसेप्शन। बट हाँ, अगर मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा हो तो कुछ तो अच्छा होगा ना, दैट्स द होल पॉइंट, राइट? सो एनीवे, कमिंग बैक टू द थिंग, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, तो इमोशनल मत होइएगा टॉपिक को लेके, अरे सर आपने आईआर पढ़ाया इतने अच्छे से, अब तो यूरोप का क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, ठीक है? तो ये बेसिकली टाइमलाइन दी हुई है, ये बेटर स्लाइड है आपके लिए कि बेल्जियम क्या था, डेनमार्क ने क्या किया, फिर अलग मीटिंग हुई ईसी की, देन ईयू 1915 1995 में, देन फाइनली जो है यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द ईयू। चलो मैं थोड़ा आपको ना इसके बारे में बता देता हूं, ब्रेक्सिट के बारे में, कि ब्रेक्सिट में हुआ क्या था, ठीक है? अगर आप जानते हो ब्रेक्सिट के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं। ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, ठीक है? ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, ठीक है? मतलब वो होना नहीं चाहिए था, हो गया क्योंकि वहां के लीडर्स ने इस तरीके का माहौल बना दिया कि भाई मैं आपको देखो मेन कहानी बताता हूं होता क्या है। अब आपको पता है इंग्लैंड के लोग जो है वो थोड़े क्या है, बहुत ज्यादा स्नॉबिश एरोगेंट है। मैं बताऊं आपको साफ बात, जानते तो ही आप ब्रिटिशर्स कैसे थे, हम तो रहे हैं भाई, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर। तो पॉइंट ये है कि वो है एरोगेंट इंसान, उनको काम करना नहीं है और दूसरा काम करेगा तो उस पर दिक्कत है। तो पहले क्या होता था, जब ये यूरोपियन यूनियन का ये लोग पार्ट थे, तो मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाला रोमानिया का है या लेट्स से किसी और यूरोपियन कंट्री का है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो बेल्जियम का है, इमिग्रेंट्स हैं आसपास के। अब इनको काम करना नहीं है, अपनी अकड़ में है, ठीक है? ब्रिटेन वाले लोग, यू बनी लैड्स व्हाट यू डूइंग माइट, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन भी काम कर रहा है, तो इनको बॉनी लैड को काम नहीं करना। अब क्या हुआ ओवर द पीरियड टाइम, आपको पता है जब रिसेशन आने लगा, धीमे धीमे ये लोग स्किल्ड वर्कफोर्स हो गए, इन्होंने धीमे धीमे दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द जॉब्स। अब इनको लग रहा है भाई साहब हमारी तो नौकरी नहीं है यहाँ पे, तो जब तुम्हें काम करना नहीं ना, तुम्हें काम आता है करना, तो इन्होंने बोला, फिर इनके यहाँ जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, भाई सरकार जो पार्टी है वो लेबर पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है टोरी जो है वो कैसे जीतेगी इलेक्शन, आप बताओ? यही तो बोलना पड़ेगा इलेक्शन के लिए, क्या बोलना पड़ेगा कि ये काम नहीं करते, जॉब नहीं है, आई विल गेट जॉब्स बैक, यही होगा ना कि जॉब देंगे, रोटी कपड़ा मकान। तो वहां के भी जो थे लीडर आके बोले हम आपके लिए जॉब लाएंगे, वी विल गेट जॉब्स बैक फॉर यू, आई एम गोना वर्क डे एंड नाइट टू गेट द जॉब्स बैक फॉर यू, माइट लाओ जॉब। कहां से लाओ जॉब? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये ना जितने बाहर से आए हुए हैं इनको भगाओ। तो कैसे भगाओगे आप? यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जब आप मेंबर हो तो देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड पीपल, वर्कफोर्स आल्सो, ठीक है? तो उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट, वी विल एग्जिट यूरोपियन यूनियन, बिकॉज यहीं से सारा बवाल है। अरे बेवकूफो, तुम्हारी इकोनॉमी चल रही थी जब तक तुम लोग ब्रेक्सिट के यूरोपियन यूनियन के पार्ट थे, अब देखो क्या हाल है तुम्हारा, क्योंकि काम तुम्हें आता नहीं, तुमने कभी सीखा नहीं, तुम तो वही करते रहते थे जो पहले करते आते थे, अपनी एरिस्टोक्रेसी में थे, वो भी चोर हो, दूसरी कंट्रीज अफ्रीका से चोरी करके ले गए, इंडिया से चोरी करके ले गए, इतने बड़े बड़े इन्होंने वहां पे कासल्स बना रखे हैं स्कॉटलैंड में, वो किसके हैं? इंडिया के तो पैसे हैं वो, जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट और सो कॉल्ड ये ब्रिटिशर्स जो बने हैं सब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के चोर हैं। मैं तो चोरी बोलता हूं, मैं तो खुला बोलता हूं, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। महल बना रखे इन्होंने, इंडिया अफ्रीका बाकी सारी कॉलोनीज पे कब्जा करके करप्शन करके तो पैसा लेके गए, तो इन्होंने वही करा है। मैं तो खुला बोलता हूं चोर हैं, तो मैं तो लाइव वीडियो पे बोलता हूं चोर हैं, दे हैव लिटरली लूटेड एंड प्लंडर्ड। भाई जब शशि थरूर बोल सकता है ऑक्सफोर्ड में, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? शशि थरूर बोल सकता है कि दैट यू हैव प्लंडर्ड एंड लूटेड अ कंट्री ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, व्हाई कांट वी से इट? वी शुड से इट। हमें कौन सा लगा हुआ है? वीजा नहीं देगा, मत दे वीजा, हमें कौन सा लंदन जाना है? तो जो है सच बात है वो। सो द पॉइंट इज दैट दीस पीपल डिड नॉट वांट टू वर्क एंड द पीपल हु वर ऑलरेडी वर्किंग, उनको इनको भगाना था, इन्हें लगा ये जॉब कर लेंगे। तो ब्रेक्सिट वाज बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा कि इनको भगाओ ताकि इन्हें लगा इन्हें जॉब मिल जाएगी। अब वो चले गए, अब इनको काम आता नहीं, ये कर पाते नहीं, अब इनकी इकोनॉमी इसलिए बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्सिट एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूटाइल पॉलिसीज दे आर सफरिंग। ये है बस सारा एजेंडा और सारी कहानी यही है। ट्रेड हो गया महंगा, अब क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन से आप बाहर निकल गए, तो पहले क्या था, जितनी यूरोप की कंट्रीज थी उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बड़े सस्ते दामों में होता था, करेक्ट, बिकॉज इट वाज लाइक अ ट्रेड एग्रीमेंट। अब क्या हो गया, अब आपको ब्रिटेन को इंडिविजुअली हर कंट्री से नेगोशिएट करने पड़ेगा। भैया थोड़ा सा सस्ते में दे दो, हमारा इकोनॉमी अच्छी निकल रही है, चाचा ऐसा ना करो, जर्मनी से मांग रहे हैं भीख, फ्रांस से भीख मांग रहे हैं, अब भिखारी हो गए, पहले अच्छा खासा चल रहा था। एंड यू नो व्हाट वाज द पोल रिजल्ट ऑफ ब्रेक्सिट? जो सेंसिबल लोग थे ब्रिटेन के, उन्हें पता था कि ये बेवकूफी है। यू नो व्हाट वाज द मार्जिन? इट वाज 51-49 एग्जैक्टली। मतलब जिन्होंने सपोर्ट करा वो 2% सिर्फ, जो आइडियोलॉजिकल माइंड से जो बह गए। सोचो 49 लोगों ने बोला वोट करके कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ रहेंगे, 51 जो थे पगले वो डिसाइड करके ले गए कि हाँ सही करो, हमारी जॉब वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही करो, बोरिस जॉनसन सही बोल रहा है, बोरिस जॉनसन सही बोल रहा है, ये हमें जॉब दिलाएगा। भाई साहब ब्रेक्सिट के चक्कर में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, अभी पता नहीं कितने और बदलेंगे। समझ लो इतना बड़ा इंपैक्ट है ब्रेक्सिट का। आते ये पता नहीं रहता कि कौन कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा वहां पे। पाकिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे ब्रिटेन के कुछ टाइम में। यू माइट हैव हर्ड रिसेंटली दैट देयर इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन स्कॉटलैंड, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। स्कॉटलैंड क्या है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि भैया तुम्हारे चक्कर में हम क्यों डूबे, ठीक है। दे आर लाइक कि हम तुम्हारे चक्कर में हम क्यों डूबे। उसका रीजन पता है? उसका रीजन देखो ऐसे। सो इफ सम ऑफ यू डोंट नो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स इज, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन। जो मेन आइलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। और यूनाइटेड किंगडम है ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, क्योंकि जो सदर्न आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये अलग हो गया था, ठीक है। इट वाज अ वेरी ब्लडी रेवोल्यूशन बाय द वे। इन्होंने पता है जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी वो बड़े सिमिलर लाइन पे काम करती थी जैसे हमारी आईएनए काम करती थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर। उन्होंने क्या किया था, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने भाई साहब लॉर्ड माउंटबेटन को उड़ा दिया था बॉम्ब से। आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन, हिज नेम वाज डिकी, आपने शायद क्राउन सीरीज में देखा होगा। सो लॉर्ड माउंटबेटन अपनी शिप गए थे बोट पे फिशिंग करने, बॉम्ब से उड़ा दी थी पूरी बोट उन्होंने। सो बड़ा ब्लडी रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो गया। बट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये अलग हो गया है।
तो आपका यूनाइटेड किंगडम क्या है? दिस पोर्शन दैट इज ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स प्लस नॉर्दर्न आइलैंड, और अगर पूरा मिला लो तो उसको ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है। तो नॉर्दर्न आइलैंड इनका ही पास पार्ट है। तो ये मेन कारण। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड के लोग खुश नहीं थे ब्रेक्सिट से, बिकॉज उन्हें पता था उनका हाल इंग्लैंड के जैसे लोगों की तरह होने वाला है। तो अभी स्कॉटलैंड के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां की जो लीडर है उन्होंने बोला है कि हम जो है वोट कराएंगे अपने काउंसिल्स में कि हमें वापस यूरोपियन यूनियन जाना है। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्कॉटलैंड इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें जितना भी ऐसा फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है वो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। वो ग्रेट ब्रिटेन, बेसिकली इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, जो कंट्रोलिंग मेन कंट्री है, उसकी पार्लियामेंट में हो सकता है। यहां तक बात हो गई कि यूके के सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच इट। आई थिंक आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें आप शेयर भी कर सकते हो। स्टडी आईक्यू पे सर्च करना स्कॉटलैंड वांट्स रेफरेंडम, मेरा नाम डाल के आपको मिल जाएगा। यू कैन, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, 15 मिनट्स वीडियो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि हम तो दोबारा वोटिंग कराएंगे, लेकिन ऋषि सुनक तभी नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने बोला कि हम नहीं अलाउ कर सकते ये, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन। तो इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, यूके की कोर्ट ने। तो यूके की कोर्ट ने भी ये बोला कि अल्टीमेटली डिसीजन यहाँ पे सॉवरेन गवर्नमेंट का है, व्हिच इज द मेन गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में बैठती है, जो वेस्टमिंस्टर है, ठीक है, वेस्टमिंस्टर। तो उन्होंने बोला मेन तो वही डिसाइड करेगी। तो स्कॉटलैंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है इस चीज को लेकर। उन्हें भी बताया कि भाई साहब बर्बादी हो गई ब्रेक्सिट की वजह से। तो स्कॉटलैंड में पीएम नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट लीडर, दे आर नॉट रेफर्ड टू एज पीएम, बट टेक्निकली दे आर लाइक पीएम। बात समझ में आ गई? सो डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब ब्रेक्सिट मैंने पूरा आपको समराइज कर दिया क्या मुद्दा है और अभी क्या चल रहा है यूरोप में। समझ में आ गया सब? कोई बात है क्या ब्रेक्सिट और क्यों हुआ, क्या कारण था एवरीवन? अभी एफटीए के बारे में भी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट एफटीए। सो लेट्स जस्ट टॉक फर्स्ट अबाउट इंडिया यूके एंड देन वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज। सो देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया क्या है। ब्रिटिश एम्पायर से हमें कोई लेना देना नहीं है। वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। यूरोपियन यूनियन में 1973 में आया था और बाकी तो इसने छोड़ दिया 2016 में, ठीक है। चूज टू एग्जिट दी ये। सो दिस इज दी मैप, ठीक है। ये पोर्शन जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। आयरलैंड वाला पोर्शन जो है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं, ये आपका अलग कंट्री है, ठीक है। तो अभी बायलैटरल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो 2004 में इसको हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया था। उसके अलावा डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो 2015 से चली रही है और ब्रेक्सिट से हमें एक अनदर अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम अपना बायलैटरल रिलेशनशिप को और बेहतर कर सके। नाउ मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ब्रेक्सिट होना इंडिया के लिए और इंडिया यूके के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है? मतलब टू बी मोर प्रिसाइज, इंडिया के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है ये बताओ। हाउ कैन ब्रेक्सिट बी मोर एडवांटेजेस टू इंडिया, या ब्रेक्सिट का फायदा इंडिया कैसे उठा सकता है? देखो एक्चुअली में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी वो कंट्री अलग हो गया है। देखो यूरोपियन यूनियन जब भी कोई चीज डिसाइड करता है तो सारी कंट्रीज एक कलेक्टिव वेट लेके आती है। अभी क्या है, अब यूरोपियन यूनियन से यूके अलग है, तो हम अपनी मतलब की बात करते हैं। मतलब बेसिकली ऐसी बात है कि अभी जो यूके था वो एक ग्रुप का पार्ट था। अब उस ग्रुप के अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने इंटरेस्ट है। फ्रांस का अपना इंटरेस्ट है, जर्मनी का अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का अपना है। अभी वो अलग हो गया। अब उससे साइड में ले जाके हम अपनी मतलब की बात कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप की बाकी कंट्रीज का कंसर्न, जैसे जर्मनी का कंसर्न क्या है, अरे रशिया से तुम बहुत तेल खरीद रहे हो, तो भैया तुम नहीं खरीद रहे हो ऑयल और गैस, कूल। या फ्रांस बोल रहा है कि इंडिया बहुत खरीद रहा है, तो तुम नहीं खरीद रहे हो। तो अभी क्या है, यूके ये नहीं बोल सकता कि यूरोपियन यूनियन हम पे प्रेशर डाल रहा है। भाई आमने सामने की बात है ना, खुल के बात करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब तो तुम्हारे ऊपर यूरोपियन यूनियन का प्रेशर तो है नहीं। तो नाउ यू कैन नेगोशिएट इट बेटर, बट द प्रॉब्लम इज दैट दीस पीपल आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन समथिंग वेयर वी कैन अग्री। तो अभी देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बार बार चलता जा रहा है। और आप बताओ यार, डिस्कशन हो तो कैसे हो? इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेमेंट तब हो सकता है ना जब गवर्नमेंट स्टेबल हो यार आपकी। भाई साहब प्राइम मिनिस्टर का तुम्हारे भरोसा नहीं है, ठीक है, तुम्हारा होम सेक्रेटरी बदल जाता है हर बार, तुम्हारा फाइनेंस सेक्रेटरी पता नहीं कौन है, जो एक्सचेकर जो है, जो चांसलर ऑफ फाइनेंस। कैसे करें एग्रीमेंट बताओ? आप पूछ रहे हो सर एफटीए क्यों नहीं साइन हो, कैसे साइन हो? भाई पॉलिसी बनाने के लिए जब तक कोई साइन होता है तब तक दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चाहिए ना उसके लिए। तो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तब साइन करें जब वहां से कंसिस्टेंसी आए पॉलिसी की। भाई यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी नहीं है, हर बार आदमी चेंज हो जा रहा है। किससे बात करें? आज किसी और से बात करें, उसका अपना इंटरेस्ट है, किसी और इंसान का किसी और से इंटरेस्ट है। समझो दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम व्हाई एफटीए इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोसीड, या साइन नहीं हो पा रहा, नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा। अभी मैंने डाला भी हुआ है नोट्स में, अभी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। तो इंडिया यूके बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड अगर आप देखोगे, टोटल इंपोर्ट अराउंड 8.8 बिलियन स्टर्लिंग्स था, पाउंड, एंड टोटल एक्सपोर्ट था 16.9। इंडिया वाज द 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब बताओ इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री लेकिन 12वें नंबर पे। इंडिया ने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई आता है आफ्टर यूएस। उसके अलावा यूके से भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आता है बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जैसे यूके की डेयरी इंडस्ट्री बड़ी सिग्निफिकेंट है, हमारे यहाँ भी डेयरी आपको पता है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। फिर देयर आर लॉट ऑफ दीज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग करते हैं, कैपेक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज है, मशीन टूल्स हैं, वो यूके से बहुत ज्यादा आता है। फिर हम उसको जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो सब क्या है, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। क्योंकि देखो हमारे यहाँ एक चीज आप समझिए इकोनॉमी में, ठीक है, जब आप इंडिया की इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी कि हम लोग एज सच मेजरली जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के पहले हमें बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता है। चाहे हम भले ही, ठीक है, क्या बेचते हैं एक्सपोर्ट में, केमिकल्स बेचते हैं। केमिकल्स कहां से आता है? या तो पहले रॉ मटेरियल आप ऑयल एंड क्रूड निकालो, पेंट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स बेच रहे हैं, पॉलिश जेमस्टोन बेच रहे हैं। डायमंड तो हमारा पन्ना का खत्म हो गया, अब तो कहां से मंगाते हैं? पहले साउथ अफ्रीका से आता है, चाइना से आ रहा है, अलग अलग चीजें। सो वी आर अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर विच वी हैव टू फर्स्ट इंपोर्ट द रॉ मटेरियल। मेडिसिन एक्सपोर्ट करेंगे, फार्मास्यूटिकल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं।
बट उसके लिए एपीआई कहां से आएगा? चाइना से आएगा, अमेरिका से आएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं। तो हमारे लिए इसीलिए हमें ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा एक्सपोर्ट आइटम जो इंडिजिनसली इंडिया का हो। तभी तो मेक इन इंडिया में बात हो रही ना कि भाई मेक इन इंडिया एंड वी प्रोड्यूस इंडिजिनस चीजें, कि ताकि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए पहले इंपोर्ट ना करना पड़े। सिर्फ सर्विसेज ही है एक तरीके से आप कह सकते हो जो पूरा इंडिजिनस है, कि यहाँ पे हमारा जो स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग मैन फोर्स है, आईटी सर्विसेज है, वो भी आप क्या है, आउटसोर्स्ड है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनका ऑफिस यहाँ पे है, वो लोग काम यहाँ से करते हैं, इवेंचुअली पैसा तो उनको वहां जा रहा है ना। सो दैट इज द थिंग। सो एक तो ये डिफेंस में अगर आप देखोगे वी हैव अ लॉट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस लाइक कोनकन होती है। देन देयर इज अ डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप स्ट्रेटेजिक में मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि वो 5 आईज वाला जो है हमने साइन किया फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग। बाकी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं नेवी के बीच में, रॉयल एयरफोर्स होंगी, देन यूथ जो है कैडेट्स का भी मीटिंग होती रहती है, देन इंडियन नेवल सेल ट्रेनिंग शिप जो है वो यूके गई थी। मतलब दीज आर माइनर पॉइंट्स। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एग्जाम में याद नहीं आ रहा, तो इसमें से आप लिख सकते हो 1-2 पॉइंट्स। मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, बट हाँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री पार्टनर इन द सेंस, तो कोऑपरेशन है बिकॉज ऑफ क्लोजनेस टू अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, उस वजह से। हाँ ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूके से काफी इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे इंडिया यूके एजुकेशन फोरम है, रिसर्च इनिशिएटिव है। देन आपने देखा होगा कि ज्ञान इनिशिएटिव के अंदर ब्रिटिश एकेडमिक्स को पार्ट बनाया गया है। देन यूके इंडिया काफी रिसर्च मतलब काफी इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, स्टेम बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो साइंस टेक्नोलॉजी जो है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। देन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो हो गया, जॉइंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इस पे $13 मिलियन का है, 13 मिलियन पाउंड्स का है। देन एजुकेशन कोऑपरेशन, उसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिकग्निशन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। जैसे अगर आप यहाँ से मेडिकल की डिग्री लेते हो, कोई डॉक्टर है क्लास में? Anybody who is a doctor in the class from MBBS background? सर्वराज, और anybody else? Any doctor in the class? जनरली क्या होता है कि जो आप मेडिकल डिग्री इंडिया में लेते हो, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको वहां पे जाके वहां का उनका एग्जाम देना पड़ेगा, एंड वो भी कई बार क्या होता है कि आपको वहां के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देना पड़ता है, और उसमें काफी खर्चा भी आता है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है मेडिकल डिग्रीज भी रिकॉग्नाइज नहीं होती है। तो इंडिया यूके ने एग्रीमेंट साइन किया कि हम म्यूचुअली दोनों की डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे यूक्रेन वाली डिग्री तो इंडिया में बहुत सारे नहीं रिकॉग्नाइज करते, तो ये भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। बाकी डायस्पोरा तो बताइए, देखो मतलब लंदन में ऐसा लगता है इंडियंस और पाकिस्तानी ज्यादा है, वहां के लोग तो दिखते नहीं है, क्योंकि जितने भी वहां के लोग हैं वो लंदन से बाहर ही रहते हैं। तो यूके में आप देखेंगे लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी जो इंडियन डायस्पोरा जो है, एंड मोर देन आप देखो 654 कंपनीज हैं। देन इंडिया एंड यूके हैव आल्सो साइंड दिस माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। देन यंग प्रोफेशनल स्कीम भी चल रही थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 बाली समिट। नाउ दिस इज अबाउट द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है, देखो इन्होंने कई बार मीटिंग हो चुकी है, and they both countries have agreed to avoid sensitive issues for negotiation। जैसे बहुत सारे मुद्दों में क्या होता है कि अरे यार इस पे एग्रीमेंट नहीं बना, बताया ना 10 है, 5 एग्री करने हैं, तो बहुत सारों पे एग्रीमेंट नहीं आ पा रहा, और इतने टाइम से चला आ रहा है कि भाई करते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर अर्ली हार्वेस्ट मैकेनिज्म। व्हाट इज अर्ली हार्वेस्ट मैकेनिज्म? वो चीजें जिसको जल्दी क्लोज कर सकते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा इशू नहीं, दोनों में एग्रीमेंट है, जल्दी डील कर सकते हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट मैकेनिज्म जो कर रहे हैं कि मतलब जल्दी फसल कट जाए, अर्ली आप उसका फल का फायदा उठा सकते हो। तो अर्ली हार्वेस्ट के अंदर हम अचीव करेंगे कि 65% हमारे गुड्स कवर हो जाए, 40% सर्विसेज कवर हो जाए। इवन इफ नॉट एवरीथिंग इज कवर्ड, एटलीस्ट 65% गुड्स जो हम लोग ट्रेड करते हैं और लगभग 40% सर्विसेज जो हम लोग के बीच में है वो कवर हो जाए। जब तक फाइनल एग्रीमेंट होगा तब तक हम शायद 90% तक एग्रीमेंट ले आएंगे। तो इससे क्या है, अब क्या हो रहा है कि लो हैंगिंग फ्रूट जो जल्दी एग्रीमेंट हो सकता है, इससे स्पीड अप हो सकता है, बिकॉज द एग्रीमेंट हैज बीन डिलेड अ लॉट, और इससे दोनों जो है देशों को नुकसान ही हो रहा है। जैसे अभी हमने क्या किया था, थाईलैंड के साथ ये 2004 में एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया था, बट अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ नहीं हुआ है। सिमिलरली हमने श्रीलंका के साथ किया था विद गुड्स, बट हमने सर्विसेज में नहीं किया था। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने छोटे एग्रीमेंट किए हुए हैं जिसको हम जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो हम यूके के साथ भी यही सोचा करने का कि इतना जल्दी कंसेंसस नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देयर। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग एक काम करते हैं कि जो अर्ली हार्वेस्ट लग रहा है पहले वो कर लेते हैं, मतलब जो इश्यूज में लगा है कि इन गुड्स को लेकर ज्यादा विवाद नहीं है उसको पहले एग्री कर लेते हैं। 60% अभी है, मे बी 90% तक हो जाएगा जब ये होगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वाला इंप्लीमेंट हो गया, तो उसको भी एक एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट। सो ब्रेक्सिट की टाइमलाइन है, और इंडियन ब्रेक्सिट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मैंने बताया हमारे लिए फायदा ही है, ठीक है, ब्रेक्सिट से वी वुड हैव बेनिफिटेड। सो दैट इज होल पॉइंट। बाकी यूके में और कुछ ज्यादा करने को नहीं है। इसके अलावा लेट्स गो टू फ्रांस फर्स्ट एंड देन विल सी अ लिटिल बिट ऑफ जर्मनी, फिर हम लोग आएंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स पे, ठीक है। तो यूके क्योंकि मेजर कंट्री है तो उसके बारे में हमने बात करी, एंड व्हाट आर द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बताओ यूके में अभी तक कोई डाउट है? अब समझ में आया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या इशू है बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन? समझ में आ गया सबको? नहीं, डीप एनालिसिस एफटीए का यहाँ पे क्या फायदा है? आप लोग पढ़ोगे ये इकोनॉमी में पढ़ोगे, अगर हर चीज हम यहीं लग जाएंगे, मतलब बताओ डीप एनालिसिस ऑफ एफटीए का मतलब क्या होता है? अब ऑब्वियसली मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि एफटीए, पीटीए, सीसीए जैसे आरसीईपी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, तो एफटीए के ऊपर सवाल नहीं आएगा। अगर आएगा तो व्हाट आर दी मेजर कंसर्न्स बिटवीन इंडिया एंड यूके रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द एफटीए। तो ये सब चीजें आपकी इकोनॉमी में होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया और बहुत सारे देश बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रहे हैं। बीआईटी के बारे में सुना है? ठीक है, बीआईटी के बारे में। तो बीआईटी क्या है? वो इसीलिए होता था। क्यों होता था? बिकॉज उसमें मान लो मेरा और यूके के बीच में कोई एग्रीमेंट है। अब मान लो मैंने वो चीज जो है किसी जो यूके की कंपनी है उसको नुकसान हो गया, तो वो मेरे ऊपर इंडिया के ऊपर केस कर सकता है। आपको पता बीच में हुआ भी था केन एनर्जी वाला, यू नो केन एनर्जी का केस हुआ था, बोला था फ्रांस में इंडिया की एम्बेसी का बिल्डिंग ले लो आप। तो उस चक्कर में हम दोबारा ना पड़े, इसलिए इंडिया ने बोला कि सारे पुराने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज हैं जितने भी कंट्री के साथ हम लोग नेगोशिएट करते हैं सब कैंसिल कर दो, नए तरीके से करेंगे। तो
एफटीए का डिले होने का ये भी कारण है कि इंडिया ये नहीं चाहता कि भाई हमारे ऊपर केस हो जाए कल को, ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल के बारे में बात करते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है और हेड करता है स्टेट एक्ट में, बेसिकली आपकी जो हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट है वो उसके पार्ट होते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में 751 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो ईयू काउंसिल है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जस्ट नो इट। यहाँ पे जो काउंसिल इसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है नेशनल इंटरेस्ट को, देन यूरोपियन कमीशन है, देन दे हैव अ कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेंट्रल बैंक। तो ये सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी देखता है यूरोप की कंट्रीज का, जो बेस्ड आउट है फ्रैंकफर्ट का, ठीक है। अब देखो बताओ, ऐसे भी कोई ब्रेक मांगने का रीजन है? अब कुणाल बोल रहा है सर ब्रेक दे दो, दूध लेने जाना है, 4 मिनट दूध ले आओगे? जब वीडियो मोबाइल में देखते देखते चला जाओ, मोबाइल में खोल लो ब्राउजर में, दूध लेने जाना, बताओ ये कोई लॉजिक है? मतलब कुछ भी बहाना है। सो पहला जो भारत और ईयू का समिट हुआ था वो लिस्बन में हुआ था 28 जून 2000 को। देन आफ्टर वाज अपग्रेडेड टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एट द 5th इंडिया ईयू समिट हेल्ड इन हेग 2004। सो बाकी अगर आप देखोगे इंडिया ईयू का जो एजेंडा 2020 है, इट लेज आउट द रोड मैप फॉर कोऑपरेशन बिटवीन अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेट गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। और 13 जो इंडिया यूरोपियन समिट हुआ था ब्रसल्स में, उसमें आप देखोगे उसके बाद अगर आप देखेंगे 4 साल के बाद एक पुश मिला था दोनों के रिलेशनशिप में। बट हमारे यहाँ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं प्रॉब्लम क्या है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो आप लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। अब बेसिकली क्या है, देखो यूरोप में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशनशिप है वो अप एंड डाउन क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण आप जानते हो, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अलग अलग कंट्रीज के। अब फ्रांस के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, ठीक है, जर्मनी के साथ भी रिलेशन अच्छा है, इटली के साथ खराब हो जाएगा, वो शूटिंग इंसिडेंट हो गया फार्मर वाला। अब इटली वहां का पार्ट है तो ऑब्वियसली वो पहले उसका साथ देंगे कि इंडिया का साथ देंगे, समझ रहे हो आप? या हमारा स्पेन के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, इटली इज अ पार्ट ऑफ कॉफी क्लब, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पाकिस्तान और अर्जेंटीना के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऊपर नीचे होने का। अब यूरोपियन यूनियन पूरा कंबाइंड जो है नेगोशिएट करेगा बैठ के इंडिया के साथ, हर कंट्री के इंटरेस्ट की बात करेगा। किसी कंट्री की इंडिया से नहीं बनती होगी तो वो नहीं करेगा। अब इसमें सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम पे यूरोपियन यूनियन का क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप बोलोगे कि सर हमारे बीच में एफटीए क्यों नहीं साइन हो रहा? उसका कारण भी वॉर है, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं यार इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है, तेल खरीद रहा है, और तुम यूके कैसे साइन कर सकते हो? तो ये भी एक पीछे से प्रेशर है यूके के ऊपर, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर ये भी प्रेशर है। अब डायरेक्टली नहीं बोल सकते लेकिन है तो ये बात। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज व्हाई यूरोपियन द इंडिया यूरोप रिलेशन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी जो आपको मैंने बताया डिस्प्यूट जो था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी वाला, केन वोडाफोन एसआर वाला, ठीक है, टैक्स डिस्प्यूट रेट्रोस्पेक्टिव लेके, केन एनर्जी वाला डिस्प्यूट, इनकी इतनी सारी कंपनीज ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब कहीं पे गवर्नमेंट अगर उनको कैंसिल कर दे प्रोजेक्ट को तो उनके साथ रिलेशन जो है खराब हो जाता है। सो वो पॉइंट है। तो इसलिए आप देखिए जैसे आप पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो हमारे बीच में देयर आर, अगर आप देखोगे मेजरली फॉरेन पॉलिसी, कोविड, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, ये 3 मुद्दों पे चर्चा हुई थी यूरोपियन कमीशन काउंसिल जो 27 हेड ऑफ स्टेट रहते हैं। सो दे फर्स्ट एवर कन्वीन फर्स्ट एवर यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग इन 21 और नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी क्योंकि कोविड चल रहा था। एंड उसके अलावा 15 एनुअल समिट हुआ था 2020 में, वो भी आफ्टर गैप ऑफ 2 इयर्स। तो अभी ये चीज तो अच्छी हो रही है कि भाई मोदी जी के आने के बाद थोड़ा चीजों को एक्सपेडाइट किया जा रहा है। नहीं पहले क्या होता था, यूरोप को कहते थे हाँ ठीक है, नहीं मान रहा जाने दो, ठीक है, किसी और कंट्रीज कर लेंगे, क्योंकि हमें लगता था इतना बड़ा हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा उनकी वजह से। तो हम लोग काफी समय से देखो ये बीटीआई नेगोशिएट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एंड जॉइंट कमीशन भले ही मिलता हो, लेकिन अभी भी आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस पे कोई एग्रीमेंट आ नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन कंबाइंड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिविजुअली हर कंट्री अलग अलग है, लेकिन कंबाइंड अगर आप देखोगे 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है आफ्टर चाइना यूएस। सो इंडिया रिसीव्ड अराउंड $83 बिलियन का एफडीआई फ्रॉम यूरोप ड्यूरिंग 2000 से 2017 के बीच में, लगभग 24% इन्फ्लो था। ट्रेड इन सर्विसेज 30.4 बिलियन यूरोस था और गुड्स जो था 30% रेट जो इंक्रीज हुआ था इन द लास्ट डेकेड। केन एनर्जी डिस्प्यूट अगेन इट्स अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, करिश्मा, मतलब पॉइंट वही है कि हर टॉपिक मैं आपको सिर्फ आईआर की पॉइंट, देखो आईआर अगेन इज वन टॉपिक व्हिच विल कवर एवरीथिंग, ज्योग्राफी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा। बेसिकली इशू ये था कि इंडिया में उसके इन्वेस्टमेंट थे, इंडिया ने कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट, उनको लॉस हो गया, तो उन्होंने केस कर दिया इंडिया के ऊपर कि हमारा पैसा जो है फंस गया। तो उन्होंने फिर हमारा केस जो है फिर इंटरनेशनल कोर्ट में गया, ट्राइब्यूनल में, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि इंडिया को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो महेंद्र प्रताप जी अब इकोनॉमी में नहीं पढ़ाया, ये तो आपको बोलना पड़ेगा ना टीचर से। अब मैं कैसे पढ़ाऊं हर सब्जेक्ट, आप बताओ? और कोई टीचर हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, अगर वो बोल रहा है तो फिर वो गलत बोल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ाने में एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ठीक है। तो बाकी अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट जो है इंडिया को 32 बिलियन है, इंपोर्ट जो है वो 33 बिलियन यूरोस है। तो ट्रेड डेफिसिट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देयर आर लॉट ऑफ कोऑपरेशन। अभी हमने देखा इंटेलिजेंस में 5 आईज के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज में हमारा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जो बात कर रहा है। देन दे हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन को लेके, ठीक है। सो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अगर आप देखोगे इसको लेके कॉमन एजेंडा हुआ है। ये पता नहीं, आई थिंक कुछ लोगों ने शायद बाद में मे भी ज्वाइन किया होगा बैच, तो शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो मे बी उनको लग रहा होगा शायद नहीं कवर हुआ है। किसने पढ़ाया इकोनॉमी आपको? हु टॉट यू इकोनॉमी? आयुष सांघी सर ने कराया होगा ना, ये तो अच्छा पढ़ाते हैं। कुंवर प्रतीक सर ने भी पढ़ाया था, उन्होंने भी तो अच्छा पढ़ाया होगा, तो फिर क्यों बोल रहे नहीं हुआ है? हुआ तो है। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि बेसिक्स आपको बताना चाहिए कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी क्या होता है, ये सब चीजें क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज है। देन एजुकेशन और कल्चरल कोऑपरेशन में आप देखेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन हो चुका है इसको लेके। देन बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। इनफैक्ट अगर आप देखो, आपने देखा होगा कि इंडिया से हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। मतलब मैं तो खुद ही यार, मतलब स्कॉलरशिप जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया हुआ है मैंने पब्लिक पॉलिसी। सो आई एम तो माई सेल्फ बेनिफिशियरी ऑफ इट इन वन वे। और इंडिया से एक स्कॉलरशिप मिलती है बड़ी फेमस, उसको चेवनिंग बोलते हैं। तो वो चेवनिंग स्कॉलरशिप होती है जिसमें ऑलमोस्ट 90% आपका पूरा कॉस्ट कवर हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज आप ऐसे करने जाओगे तो 1 करोड़ का प्रोग्राम है वो, लेकिन जनरली यूके इज एक्सपेंसिव। तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे गया था मैं भाई, मतलब ऑब्वियसली इतना तो नहीं आ रहा है कि भाई 1 करोड़ की डिग्री लेने जाऊं मैं,
सो वो क्या होता है, या तो 50% हो जाएगा बेस्ड ऑन दैट, अदरवाइज यू नो इट्स बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप एंड अदर क्राइटेरियाज। तो वो सिर्फ वही नहीं है, देयर आर मल्टीपल स्कॉलरशिप। इंडिया और यूके के बीच में बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और मैक्सिमम इंडियंस को फायदा होता है उसका। इट्स कॉल्ड एज चेवनिंग, CHEVING, चेवनिंग स्कॉलर। मतलब जनरली ये सबसे ज्यादा फेमस है, चेवनिंग स्कॉलरशिप बोलते हैं इसको। एंड अगर आप मतलब सही आपका प्रोफाइल है तो आपको मिल सकती है। मतलब आपको लेटर, मतलब पहले तो आपको पहले चेवनिंग पाने के लिए पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी से पहले तो आपको मिलना चाहिए कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आ गया है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है या ऑक्सफोर्ड, मतलब ऑक्सफोर्ड का तो नहीं है, कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं, सारे नहीं होते। हर जनरली हर बड़ी यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, खुद के इंटरनल भी होते हैं, खैर वो अलग चीज है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। सो इंडिया एंड फ्रांस में जाते हैं। सो टू नेशंस एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 1998। अच्छा, मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था उस दिन, आइबेरियन पेनिनसुला याद है? आइबेरिया करके बोला था मैंने, आइबेरियन पेनिनसुला। यहाँ पे बताओगे कहां पे आइबेरियन पेनिनसुला? मैप पे देख के, बस स्पेन में है बस। हाँ, सो आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्री आती है? सो दिस पोर्शन इज आइबेरियन पेनिनसुला, वेरी लिटिल पोर्शन ऑफ फ्रांस, देन देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज एंडोरा, मेजरली स्पेन एंड पुर्तगाल, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो मैक्सिमम जो आइबेरियन पेनिनसुला है वो है स्पेन एंड पोर्चुगल, एंडोरा कंट्री बीच में है वो है, एंड फ्रांस का बहुत छोटा हिस्सा, 4 कंट्रीज हैं जहां पे आइबेरियन पेनिनसुला आता है, तो मैप के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा चीज। सो मेन जो फाउंडेशन है हमारा अगेन डिफेंस, स्पेस एंड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। बाकी तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे बीच में देखो वो जो नामी नारायण वाली मूवी थी उसमें मैंने देखा कि स्पेन सॉरी फ्रांस जो है पहले से हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, कोलैबोरेशन जो है स्पेस रिसर्च में पहले से चल रहा था। तो 3 अगर मेजर एरियाज जो है हमारे वो है डिफेंस, स्पेस, एरियन स्पेस। आपको बताइए फ्रेंच कोरू आपको बताया था मैंने कैसे लॉन्च होता है जो हमारा एरियन स्पेस रॉकेट, एरियन रॉकेट से दिखा था ना उस दिन, फ्रेंच गिनी, गयाना, सरीनाम। सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व रहती है, राइट। सो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपको पता है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इट वाज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस, पता है ना आपको। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद प्रधानमंत्री मोदी एंड इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। सो ISA वाज अ जॉइंट इनिशिएटिव, जॉइंटली इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था। तो क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, एंड इट इज द ओनली वेस्टर्न नेशन विद अ साइजेबल टेरिटरी इन द इंडियन ओशन रीजन, जो आपको बताया मैंने, रियूनियन आइलैंड एंड नागालैंड। बाकी जिबूती और UAE में भी इनके बेसिस है। सो हमारे बीच में कन्वर्जेंस बहुत सारे हैं, बिकॉज हमारी जो परमानेंट मेंबरशिप की जो बात है सिक्योरिटी काउंसिल को, वो ये लोग एग्री करते हैं, एंड दे हैव आल्सो सपोर्टेड इंडियाज एप्लीकेशन टू जॉइन NSG एंड MTCR। तो MTCR तो हमने कर लिया है, NSG अभी बचा हुआ है, यू नो द रीजन, बिकॉज ऑफ चाइना, एंड चाइना वांट्स पाकिस्तान टू बी एडमिटेड इनटू इट आल्सो। चाइना इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा क्योंकि वो कह रहा है पाकिस्तान को भी लोगे तभी हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया को इन्होंने सपोर्ट किया वासेनार एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को लेके। हम इसके बारे में बात करेंगे जिन लोगों को नहीं पता है कि वासेनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है। दीज आर यू नो बेस्ड ऑन डुअल टेक्नोलॉजी, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन वाला करेंगे 9th को क्लास, उस दिन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो उसके अलावा वी हैव बीन कोऑपरेटिंग ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ऑल्सो इंडो पैसिफिक में हमारा कन्वर्जन पॉइंट है, जिसकी वजह से चाइना भी चिढ़ता है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई US वांटेड फ्रांस आउट ऑफ इंडो पैसिफिक, क्योंकि उन्हें ऑकस बनाना था, ठीक है, क्लियर। हाँ, जहां जिब्राल्टर भी यूके का पार्ट है तो यूके उसका पार्ट है। सो डायलॉग मैकेनिज्म आप देखेंगे हमारे यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का डायलॉग है, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी होती है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, मतलब उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। देन देयर आर अदर मैकेनिज्म जिसमें आप देखेंगे जॉइंट सेक्रेटरी, पब्लिक पॉलिसी एंड रिसर्च, इसमें ये लोग बात करते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट होता है। 9 को कोई बुक आ रही है आपकी, मतलब समझा नहीं? अच्छा, 9 को ही आ रही है बुक। सो डिफेंस में आप देखेंगे मल्टीपल एक्सरसाइज, शक्ति, वरुणा, गरुणा, ठीक है, ईयरली मीटिंग्स होती हैं HSDC की, देन रफेल डील, स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको याद होगा, DCNS नेवल वॉर रूम लीक, नाम सुना उसका? इंडिया और फ्रांस के बीच में कुछ केस आया था करप्शन का नेवी को लेके, ठीक है, DCNS करके। DCNS एक्चुअली वहां पे कंपनी है फ्रांस की जो न्यूक्लियर ये डीजल सबमरीन बनाती है, ठीक है, डीजल सबमरीन, उसमें बड़ी इंक्वायरी हुई थी। तो अच्छा, वो टर्की वाले अर्थक्वेक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपकी क्लास लेने के बाद घर जाऊंगा, फिर रात को वीडियो बनाऊंगा, कल सुबह लाइव होगा। सो माय डे स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग एट 7 AM, इट एंड्स इन द नाइट एट प्रोबेबली 12। आज हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बिकॉज कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है G20 को लेके, तो उसका प्रेजेंटेशन रिव्यू होना है और काफी सारी चीजें। एनीवे, सो आई थिंक आज इट्स गोना बी अ हेक्टिक डे एंड नाइट फॉर मी। सो एनीवे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एक्चुअली देखो, जिंदगी में खाली बैठे रहने से बेहतर है कि आप बहुत ज्यादा बिजी रहें। आई थिंक आई वुड प्रेफर दैट एनीवे। बोलते हैं अरे यार बड़ा हेक्टिक है यार, कैसे करें यार, मतलब सो व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग देन यू प्रोबब्ली रियलाइज, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तब आपको लगता है कि यार इससे बेटर तो बिजी थे। अब जैसे संडेज होता है, ठीक है, संडेज को मुझे लगता है यार क्लास नहीं यार, मतलब ठीक है, यू स्पेंड टाइम विद फैमिली, यू गो आउट एंड यू नो वो सब चीजें हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यार खाली बन सा लग रहा है, ठीक है। यश कुमार जी आप शायद जानते नहीं मेरे बारे में, शादी हो चुकी है मेरी, ओ आप तो जानते नहीं, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं किसी यश कुमार जी बोले सर अभी आप अनमैरिड हो ना शायद, इसलिए हाँ मेरी बीवी के सामने मत बोल लेना, बस ये बताएगी फिर वो, हाँ वो बोलेगी अच्छा ये कब हुआ, उसको लगेगा मैंने तो नहीं बोला क्लास में कि मैं मैरिड हूँ, ऐसा मत बोल देना कि मैंने बोला है, तो चला बोल दो आप, डॉक्टर वैसे ही है मैडम, गलत इंजेक्शन लग जाएगा पता चला। अरे गूगल पे अनमैरिड दिखा रहा है, गूगल पे तो बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, गूगल पे तो दिखा रहा है मेरे पास 3 मर्सिडीज है, तो बताओ गूगल पे तो बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, गूगल पे बहुत पुराना दिखा रहा है यार, वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, किसी ने विकी स्टार्स बना दिया है, पता नहीं कौन सा बना दिया है, स्टार्स अनफोल्डेड बना दिया है। गूगल पे लोग ये लिखते हैं दीपांशु सिंह वाइफ, दीपांशु सिंह बुक, दीपांशु सिंह गर्लफ्रेंड, टॉप सर्च यही आता है, मतलब किसी ने मेरे को बताया, मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि सर आपके नाम पे सर्च करो तो आता है दीपांशु सिंह IR बुक, दीपांशु सिंह सोशियोलॉजी, दीपांशु सिंह UPSC, ऐसे ऐसे आता है। अब स्टडी IQ आने लग जाएगा बिकॉज़ ऑफ स्टडी IQ से एसोसिएटेड हूं। किसी ने अब पूछता है, कोई लिख रहा है दीपांशु सिंह, पीपल आल्सो सर्च फॉर दीपांशु सिंह गर्लफ्रेंड, दीपांशु सिंह वाइफ, सही है, क्या कर सकते हैं।
सो रिलीज जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इमैनुअल मैक्रो। अब देखो ये जो मैं बता रहा था न्यूक्लियर सॉरी सबमरीन का जो इशू था क्या था, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है मतलब उसमें ना एनर्जी लगती है, ऑब्वियसली डीजल चाहिए बार बार उसके लिए। तो जब तक हमारा न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बना था तो हमने सोचा उसके साथ करेंगे, बट वहां पे क्या हो गया कि लीक हो गया कि भाई यहाँ पे ना कुछ करप्शन इन्वॉल्व है और इसको प्रोजेक्ट देने के लिए कुछ लोग यहाँ से और वहां से इन्वॉल्व थे कि बढ़िया उनको जो है यॉट पे घुमाया जाता था, खातिरदारी की जाती थी, जी हजूरी की जाती थी पूरी, जिससे ये प्रोजेक्ट उनको मिला। तो देयर वाज अ करप्शन केस, तो काफी बड़ा केस था वो, जो अभी आपने देखा होगा कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है दिस हेलीकॉप्टर्स को लेके जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था डील, उसमें आपने देखा होगा नाम आता रहता है बार बार। कौन सा हेलीकॉप्टर केस है वो? वीआईपी एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर्स थे वो। ना नॉट दैट, हेलीकॉप्टर्स को लेके केस हुआ था। अरे बोफोर्स तो तोप थी, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। रफेल को लेके भी हुआ था क्योंकि उसमें क्वेश्चन रेज किया गया था कि रफेल जो है उसकी डील बड़ी महंगी है। रफेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, रफेल इज नो डाउट एक्सपेंसिव, बट द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया था और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने क्लोज एनवेलप में बताया है कि रीजन क्या है उसका। एक्चुअली उसका रियल अमाउंट पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हो सकता। उसका रीजन जो गवर्नमेंट ने ये दिया है क्योंकि हमने रफेल जो है कंपैरेटिवली बाकी कंट्री से सस्ते में खरीदा है, मतलब फ्रांस वही रफेल और महंगे में बेचता है बाकी कंट्रीज को, तो वो अगर रिवील हो जाता तो बाकी कंट्रीज बोलते कि इंडिया का फेवर हो गया है। तो इस वजह से रफेल का रियल कॉस्ट आपको नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता है बिकॉज उनके अंदर एनवेलप खुला गया था और उन्होंने पाया, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा कुछ इसमें गलत नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब ये सब यार देखो एग्जाम में लिख सकते हैं आप, बस पता होना चाहिए, मतलब यू शुड नो द बैकग्राउंड। सो उसके अलावा आप देखिए भाई, आपको पता होगा हमारे यहाँ जो प्लेन्स है, अभी रफेल के बारे में जानते हो आप, रफेल से पहले हमारे यहाँ प्लेन चलता था जिसका नाम है, अभी भी चलता है, मिराज करके है, मिराज 2000, ठीक है, मिराज करके, वो भी इन्हीं का था, डसॉ एविएशन का, अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है ग्वालियर में, ठीक है, वो भी काफी पुराना प्लेन है वो, ठीक है, वो ऐसा दिखता है, एरो ऐसा जैसा, दैट लुक्स लाइक दिस, मिराज जो प्लेन है, इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। सो मिराज 2000 जो है वो फ्रांस का ही था वो, नहीं अभिनंदन वाला तो अलग है ना, वो तो आपका मिग है, मिग 29 बाइसन था, वो तो रशियन है मिग, ये मिराज 2000 अलग है। सो दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। बाकी हमने देखो फ्रेंच स्पेस एजेंसी, उनका नाम सीएनएस करके, उनके साथ हमारा जो है काफी टाइम से एग्रीमेंट चल रहा है, आपने बाकी देखा भी हुआ है। उसके अलावा हमने एरियन स्पेस से रॉकेट से लॉन्च करते ही रहते हैं कोरू से, एंड दे आर अ मेजर कंट्री टू सप्लाई अ सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट टू द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उसके अलावा हमने एक इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट बनाया था, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ थर्मल इंफ्रारेड सैटेलाइट मिशन, जिसमें आप देखोगे अभी बहुत सारे ओशन सैट 3 जो सैटेलाइट है, अभी फ्यूचर में भी हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट के साथ साइन हो रहे हैं फॉर स्पेस कोऑपरेशन। बाकी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में एक मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ये वेदर पैटर्न को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। दिस वाज अ मेजर वेरी मेजर जॉइंट कोलैबोरेशन, तो मॉनसून के लिए और वेदर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। उसके अलावा आप देखेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है उसको लेकर भी हम लोग काफी सारे एरिया में काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है फ्रांस के साथ वो है सिविल न्यूक्लियर डील का, जैसे हमारा रशिया के साथ है वैसे ही फ्रांस के साथ भी है, ठीक है। सो लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर डील वो 2008 में साइन हुआ था। तो अरीवा करके आपने देखा होगा जैतापुर का जो प्लांट चल रहा है वो फ्रांस के साथ ही है, जैसे कुंदाकुलम है वहां रशिया है, यहाँ पे जो जैतापुर इज फ्रांस। सो इसी को लेकर 2018 में ना एनपीसीआईएल जो है और ईडीएफ जो फ्रांस की एजेंसी है न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, उन्होंने साइन किया था इंडस्ट्रियल अग्रीमेंट ऑन दिस इशू। एनवायरमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, साइन एन एमओयू और रिन्यूएबल एनर्जी 2021। बाकी फ्लोटिंग सोलर पावर सिस्टम जो है 2021 में हमने साइन किया था इसको लेकर एग्रीमेंट। देन उसके अलावा अभी आप देखेंगे हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, और ओशन ओशन समिट में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है सपोर्ट करेगा टू द फ्रेंच इनिशिएटिव ऑफ हाई एम्बिशन कोलिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। तो यार देखो ना पॉइंट्स बहुत है लिखने के लिए, अब वही बात है कि आप क्या इतना याद कर पाओगे, नहीं रख पाओगे, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि इतना याद ना रखने के कारण उतना पढ़ो कि आप याद रख पाओ, तो इसलिए कंटेंट पे ज्यादा मत वो सोचा करो कि अरे सर ये भी कर ले वो भी कर ले, क्योंकि इतना सारा है इंडिया फ्रांस, लिखोगे वही एंगल पे, स्ट्रेटेजिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, और हर पॉइंट में ज्यादा कितने लिख सकते हो, लाइन 3 लाइन, अगर 250 वर्ड भी है तो उतना देखो जितना इंपॉर्टेंट है, 3 या 2 लाइन हर सब हेडिंग के अंदर दे आपको दे दिया, क्योंकि इतना देंगे तब जाके 2-3 याद रहेगा, सारा याद रहेगा भी नहीं। तो इसलिए देखो कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रियलाइज दैट द प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक। उसके अलावा इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन आप देखेंगे, यहां से भी एफडीआई आता है, मोर देन 150 इंडियन कंपनीज आर देयर। फ्रांस की जीडीपी वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट इंडिया, बट अब हमारा क्या है, ट्रेड पोटेंशियल जो है इज मच बिलो ऑफ व्हाट इट कुड हैव बीन। आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर, एनर्जी, आईटी में बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अभी आप देखो मेजरली वहां पे कुछ आईटी कंपनीज हैं जहां से बहुत सारे इंडियंस आते हैं काम करने के लिए। प्लस अभी आपने देखा होगा जो बोइंग या एयरबस, बताओ कौन सी है, इज बोइंग और एयरबस ऑफ फ्रांस, अभी उनके साथ भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है। अभी टाटाज ने भी ऑर्डर दिया है, ठीक है, बोइंग के लिए। तो अभी क्या है, ये दोनों बड़ी कंपनीज हैं, एयरबस, ठीक है, यहां से आप देखोगे जाएगा इक्विपमेंट जो है टूलूज इन फ्रांस, उसके वहां से मैन्युफैक्चर होता है। सिमिलरली नहीं सर्न तो देखो वहां पे तो कॉर्पोरेशन है, सर्न इन जिनीवा है, बट वहां पे आप देखेंगे वहां पे बाकी सारे कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। तो हाँ सर्न जिनीवा भी गया था मैं, सर्न जाने का मौका मिला था मुझे अभी जून लास्ट ईयर में, वेरी वेरी नाइस प्लेस। तो वहां पे आप देखोगे वहां पे ना नटराज स्टैचू है जो इंडिया ने गिफ्ट करी है, पता है आपको, जो गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, तो वो सर्न में मैंने पूरा जाके देखा था कैसे होता है, तो इनवाइट किया गया था, तो आई हैड गॉन देयर। तो सर्न में मैंने जाके देखा, तो वहां पे आप जाओगे तो जो स्टैचू है वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी आपको, बिकॉज वहां पे यू नीड टू बी यू हैव टू बी इनवाइटेड, बिकॉज वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बिल्कुल वहीं पे सिचुएटेड है। बट मैंने एटलस डिटेक्टर जो है वो जाके देखा था, बहुत बड़ा है वो, ग्राउंड के अंदर है, मतलब इंस्टाग्राम पे आपको शायद फोटो मिल जाएगी, आप देख लेना। तो सर्न जो है, लेकिन क्या है ना, वो स्विट्जरलैंड में, लेकिन इट बॉर्डर्स फ्रांस, सो इट बॉर्डर्स इटली, फ्रांस, वो नीचे नीचे बहुत लंबा बनाया उन्होंने, आप उसका देखना। तो वो चीजें हैं। सो सर्न जो है
वो भी एक एरिया ऑफ कॉपरेशन है, अगेन यूरोपियन यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, डू यू नो द रीजन व्हाई नटराज स्टैचू हैज बीन गिफ्टेड टू CERN बाय इंडिया? CERN जो है, आपने देखा है वहां पे एक लॉर्ड शिवा का स्टैचू है नटराज पोस्टर में। नो, इट्स नॉट द कल्चरल फैक्टर। डज एनीबॉडी नो व्हाई लॉर्ड शिवा का स्टैचू लगा है वहां पे? जनरली आप देखो, मतलब एक साइंटिफिक जगह पे, ठीक है, भगवान की मूर्ति लगाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, बिकॉज ये माना जाता है कि अल्टीमेट क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर कौन है? ब्रह्मा जी क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर कौन है? लॉर्ड शिवा। और जब हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो शून्य से चालू होती है। तो CERN में भी हम क्या शून्य से नया पार्टिकल बना रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड एज दी, तो वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं चीज को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे उसके रीजन है। एनीवे, बाकी फ्रेंच नेवी इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल वन, तो इंडिया फ्रांस नेवल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। देन देयर इज आल्सो इंडो फ्रेंच रेलवे फोरम भी, जहां पे डिस्कशन होता है। देन हम लोग स्मार्ट सिटीज मिशन में भी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। साइबर स्पेस में मैंने आपको बताया रखा है, परम सिद्धि जो न्यूक्लियर सुपर कंप्यूटर है, उसमें आप देखोगे एटॉस का कोलैबोरेशन है विद सीडैक। सो आई हैड वर्कड इन दिस कंपनी व्हेन आई वाज इन IT। जो एटॉस कंपनी है ना ये, तो आई हैव वर्कड इन दैट कंपनी। तो पता नहीं, आप में से शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बैकग्राउंड से मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूं, आप में से बहुत लोगों की तरह। तो मैं इस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एंड एटॉस, इनका प्रोजेक्ट हैंडल किया मैंने। तो दैट कंपनी हैज वर्कड, मतलब इंडिया का जो सीडैक है उनके साथ परम सिद्धि पे काम किया हुआ है। देन 4th इंडिया फ्रांस साइबर डायलॉग वाज हेल्ड ऑन 13th October 2021। ठीक है, काउंटर टेररिज्म पे हम लोग काम कर ही रहे हैं, ये आप लोग देख लेना। मतलब अच्छा हाँ, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद फ्रांस हैज बीन, आपने सुना होगा शार्ली हेब्डो करके, शार्ली हेब्डो नाम सुना है? तो वहां पे क्या है, बेसिकली मैगजीन है, ठीक है, इट्स लाइक अ कार्टून मैगजीन। तो उसमें उन्होंने कुछ लिख दिया था, जोक कर दिया था अबाउट तो वहां पे रोज ना कुछ आप देखोगे अटैक हो जाता है इस चीज को लेके। तो फ्रांस को रियलाइज हुआ ये चीज कि भाई फ्रांस हैज आल्सो रियलाइज दैट कि रैडिकल टेररिज्म एग्जिस्ट करता है, और जब फ्रांस में हो रहा है तो बाकी सारी जगह भी ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, अभी बेल्जियम में हुआ, नीदरलैंड्स में हुआ, तो उन्हें समझ में आया भाई साहब हाँ इंडिया सही बोल रहा था, अभी तक उनको नहीं लगता था, उन्हें लगता था अरे इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। देन दीज कंट्रीज स्टार्टेड रियलाइजिंग नाउ कि अच्छा यार इंडिया सही बोल रहा है। जब खुद में आई ना बात एग्जैक्टली, तब इनको समझ में आया कि भाई ऐसा होता है। लंदन में बॉम्बिंग हुई थी भाई, लंदन में तो नीचे ट्यूब में बॉम्बिंग हो चुकी है, आपने देखा भी उस मूवी में दिखाया हुआ है जो जॉन इब्राहिम की मूवी थी। लंदन में तो ट्यूब उसकी जो मेट्रो उसमें बॉम्बिंग हो चुकी है। Then they have realized. So cultural cooperation, विवेकानंद कल्चरल सेंटर है, नमस्ते फ्रांस कल्चरल फेस्टिवल, then फ्रेंच साइन प्रेजेंटेड फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल। तो ये सब चीजें तो मतलब नॉर्मल चीजें हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है आज, अभी आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो देवियों सज्जनों, हमारा आई थिंक यूरोप इज डन। जर्मनी अलग से करेंगे ना, रीसेंट में करेंगे जर्मनी का। रीसेंट डेवलपमेंट में आइए, इंडिया नॉर्डिक रिलेशंस। अब नॉर्डिक कंट्रीज कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से हैं, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज कौन से हैं? देखो, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है ये, ठीक है। तो ये कंट्री कौन कौन सी? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। इसमें आप आइसलैंड को मिला लो। और बॉल्टिक कंट्रीज कौन सी? ये वाली जो बॉल्टिक सी पे सिचुएटेड, लाइक एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी होगी आपकी? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी होंगी? जो स्कैंडिनेविया में बिलोंग करती है, ये वाली सिर्फ। नॉर्डिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका नॉर्स कल्चर है। नॉर्स जैसे हमारे यहाँ पे वाइकिंग्स माइथोलॉजी आपने पढ़ा होगा, वाइकिंग्स, तो वाइकिंग्स जो है नॉर्स इनका कल्चर है। सो वहां से आया है इनके बारे में, ठीक है। तो इनके साथ हमारा कोऑपरेशन हो रहा है, मेजरली इट इज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मेजरली रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली अगर आप देखोगे आइसलैंड, नॉर्वे में, नॉर्वे से हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो है वहां पे नॉर्वे में एक जगह, उसका नाम है स्वालबार्ड। इट इज एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। तो वहां पे आर्कटिक रिसर्च का हमारा सेंटर है। स्वालबार्ड लिखा रहता है, स्वालबार्ड ऐसे नाम है जगह का। तो वहां पे इंडिया का आर्कटिक स्टेशन है, आर्कटिक रिसर्च है। इनफैक्ट वर्ल्ड का वहां पे एक वॉल्ट है, इमरजेंसी वॉल्ट, जहां पे जितने भी हमारे आज के टाइम पे क्रॉप्स हैं उनके सीड रखे गए हैं। पता है आपको कि कल को डूम्सडे हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको यूज किया जाएगा। सो देयर इज दैट ग्रेट वॉल्ट इन आर्कटिक। उसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट में, हेल्थ सेक्टर में इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स वहां जाके काम कर रहे हैं। देन अभी आप देखोगे डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया आई हुई थी। बहुत ज्यादा रेगुलर एक्सचेंज होता है, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ठीक है। ऊपर आप देखो फिनलैंड कंट्रीज जो है, ये सारे कंट्रीज क्यों? बिकॉज इनके यहाँ पे बहुत स्कोप है, इंडिया के साथ भी बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है काम करने का, इकोनॉमी में, ठीक है, एजुकेशन में, इन द सेंस इन क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी। तो वो कर रहे हैं बिकॉज ये जो जैसे नीदरलैंड्स फॉर एग्जाम्पल, नीदरलैंड्स का इनलैंड वाटरवे बहुत अच्छा है, डेनमार्क रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा है। तो हम इनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली इनके नॉर्दर्न साइड में आप देखोगे ब्रेंट क्रूड निकलता है नॉर्थ सी में, तो हम वो भी बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग सीख सकते हैं, कैसे वी कैन शेयर इट, और इंडिया का मार्केट का इनको एक्सेस मिल रहा है। सो आर्कटिक में कोलैबोरेशन है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे परमानेंट मेंबर के लिए भी उन्होंने कमिट कर रखा है, एंड यूएन रिफॉर्म्स को लेके भी बात है। सो फर्स्ट नॉर्डिक समिट 2018 में हुआ था, देन सेकंड वाज इन 2022, ठीक है। और इसमें आप देखोगे डेनमार्क कोपेनहेगन में हुआ था। सो बायलैटरल टाइज, और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड जो है, इनफैक्ट स्वीडन में बहुत सारी आईटी कंपनीज और बहुत सारे इंडियन वर्कर्स वहां पे काम करते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ आईटी। अब वोल्वो के बारे में जानते हो आप? वोल्वो कंपनी, यू नो वोल्वो कार्स एंड ट्रक्स, वहीं से तो आता है, इट्स ऑल वोल्वो इज फ्रॉम देयर। सो उन्होंने भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एफडीआई इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। सो बेसिकली डिस्कशन हुआ था एफटीए को लेके, आर्कटिक को लेके, जॉइंट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा। बाकी इंडिया का एक जो कंसर्न है वो ये है जीडीपीआर को लेके। दिस वाज बाय द वे प्रीलिम्स क्वेश्चन। सो जीडीपीआर इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट लॉज ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो ये अलाउ नहीं करता किसी के पर्सनल डेटा को शेयर करने के लिए। तो एप्पल जो है, इंडिया का लॉ एप्पल को लेके अलग है, बट यूरोप में एप्पल का सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन रहता है कि आपका डेटा किसी और से शेयर नहीं होगा अंडर जीडीपीआर। अगर आपका कोई फ्रेंड या कभी आप यूरोप से मंगाओगे ना आईफोन, तो आप देखना उसमें लिखा रहेगा इट इज कंप्लायंट विद जीडीपीआर। सो जीडीपीआर न्यूज में आया था, तो प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया कि व्हाट इज दिस जीडीपीआर। सो जीडीपीआर इज बेसिकली रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन लॉज। तो हम वैसा तो इंडिया में अभी तक ला नहीं पाए, अच्छा है अगर ले आएंगे तो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है इस पे। गूगल और फेसबुक पे फाइन लगा था बहुत ज्यादा इनके ऊपर। सो बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज। बाकी मतलब 7 पे मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जीडीपीआर के बारे में ऐसा पूछेगा नहीं, बट क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा फाइन लगता है। इंडिया ऐसा वर्क कर रहा था बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे, पर अभी आपको पता है वो लॉ जो है अभी ऐसे ही है।
बाकी अदर प्रॉब्लम इज ऑफ द रिफ्यूजी क्राइसिस। तो जब सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो यूरोप में बहुत सारे रिफ्यूजीज जा रहे थे, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप भी रिफ्यूजीज लो, हम भी ले रहे हैं। इंडिया बोल रहे हैं हमने तो सिग्नेटरी नहीं है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन के, याद है ना, बताया था आपको, वी आर नॉट अ सिग्नेटरी, तो हम क्यों ले भाई, आप लोग आपको लेना है। और यूरोप के डेवलपमेंट में रिफ्यूजीज ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब फ्रांस की टीम, फ्रांस की फुटबॉल टीम वो हो ही नहीं सकती थी अगर जिनेदिन जिदान या क्या नाम है इस गाय का, करीम बेंजेमा, या फिर दिस गाय पोग्बा एंड दिस गाय हु गॉट द गोल्डन बूट, एम्बापे, किलियन एम्बापे, दीस आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स। फ्रांस आज एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स। तो उनकी कंट्री का भी तो डेवलपमेंट फायदा हो रहा है ना, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं फायदा हो रहा है जबरदस्ती रिफ्यूजीज ले रहे हो आप। सो मिडिल ईस्ट से, क्योंकि मेडिटेरेनियन से जब भी आईसिस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जब सीरिया और लिबिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे आप जो है मेजरली इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स हुआ। तो मेजरली आप देखो सबसे ज्यादा कहां जाते हैं, जर्मनी, हंगरी, सर्बिया, टर्की, इन सारे देशों में लोग जाते हैं, क्योंकि इटली, फ्रांस थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों को लेकर। यूके तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और स्विट्जरलैंड तो आप वैसे नहीं जा सकते। स्विट्जरलैंड में जल्दी नहीं मिलता आपको सिटीजनशिप, स्विट्जरलैंड इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। बाकी तो हमने बात करी यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, क्या इशू चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। यूक्रेन वॉर का तो आपको पता ही है, यूक्रेन वॉर में क्या है, यू नो यूरोप इज ऑन वन साइड एंड वी आर ऑन द अदर साइड, बट जस्ट बिकॉज वी आर ऑन आवर साइड डज नॉट मीन वी हैव टू चूज अ साइड, एज पर डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। ठीक है, दिस फिनिशेस यूरोप। इसमें कुछ है नहीं करने का ज्यादा, इसको आपको पता ही है कि यूक्रेन, मतलब इसमें कुछ करोगे हर दिन कुछ नया आता रहता है, तो ये स्लाइड सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, बट द मेजर पॉइंट इज जस्ट बिकॉज वी आर ऑन आवर साइड डज नॉट मीन वी हैव टू चूज अ साइड, ठीक है। आई एम सिटिंग ऑन माय हाई फेंस ऑन माय ऑन ग्राउंड, ठीक है। अफ्रीका हो जाएगा पूरा आज कंप्लीट। कल फिर हम लोग करेंगे साउथ ईस्ट एशिया, एंड साउथ ईस्ट एशिया में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, सो विल टुमारो डू साउथ ईस्ट एशिया एंड लिटिल बिट ऑफ मिडिल ईस्ट। जर्मनी अलग से करेंगे, जर्मनी को लेकर ना मैंने जो मिसलेनियस वाली क्लास है ना उसमें करेंगे, बिकॉज जर्मनी में हमारा क्या है, मेजरली देखो क्या है, ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो वो चीजें क्या है बताओ भाई, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में क्या रखा हुआ है, क्यों हमें क्यों फोकस करना है, व्हाई शुड इंडिया फोकस ऑन अफ्रीका। मिनरल रिसोर्सेज बोलोगे पहले आप, फिर बोलोगे चाइना को दूर रखना है, जो कि बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। मिनरल, इसको बोला जाता है स्लीपिंग जाइंट, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप देखो माइन जो है डायमंड का, किम्बरली प्रोसेस भी है उसका, साउथ अफ्रीका, स्ट्रेटेजिक रूट है, सोमालिया, जिबूती, ठीक है। अभी आप देखो इजिप्ट के जो है फतेह अल सीसी साहब आए थे, सो हिस्टोरिकल कनेक्ट भी है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, देन इजिप्ट सिविलाइजेशन इज इन इराक, मेसोपोटामिया, वहां से फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल्चरल लिंक है। इंडेंजर्ड लेबर्स भी थे, यहां से गए, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं वहां पे, कॉफी, कोको, ऑयल, नाइजीरिया, पल्सेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, कॉप समिट। और बताओ, सो मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हमने बाकी सब चीजों के लिए बनाया वैसे ही बनाएंगे। सो अफ्रीका के साथ हमारा क्या है, सो अफ्रीका एज अ कंट्री नहीं करेंगे, एज अ यूनिट देखेंगे, उसमें अलग, जैसे यूरोपियन ने देखा ना मेजर कंट्रीज, सो विल बी सीइंग दोस मेजर कंट्रीज, जैसे नाइजीरिया है, मोजाम्बिक है, सोमालिया, जिबूती, ठीक है, ऊपर देखेंगे आप युगांडा, ठीक है, तंजानिया, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ऐसे करते जाओगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। सो विल सी, अभी आप नमीबिया से चीता, अभी साउथ अफ्रीका से भी चीता आने वाला है। सो यू हैव कल्चरल लिंक, ठीक है, कल्चरल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, देन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। एक यहाँ पे आप ह्यूमैनिटेरियन भी डाल सकते हो, बिकॉज आपको पता है ना इंडिया जो सबसे ज्यादा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाता है वो अफ्रीका जाते हैं, इंडिया से सबसे ज्यादा यहीं से जाते हैं। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपकी दवाइयां हो, चाहे वो वैक्सीन हो, जिसको लेके आपने देखा होगा केस भी हो गया था एक, आपने देखा वो एक कफ सिरप को लेके बच्चों की डेथ हो गई थी अफ्रीका में, नोएडा बेस्ड कंपनी थी, गाम्बिया, एग्जैक्टली। सो ऐसे अभी रिसेंटली आई ड्रॉप को लेके आया है। सो ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर भी है, इकोनॉमिक फैक्टर है, देन देयर इज ऑफ कोर्स डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक, और क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट। हिस्टोरिकल कल्चरल हो गया, इसमें डायस्पोरा भी डाल सकते हो आप, एंड और व्हाट एल्स, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, कल्चरल, हिस्टोरिकल, डायस्पोरा, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, एंड ग्रुपिंग्स में डाल सकते हो, पॉलिटिकल में आ जाएगा वो आपका अलग अलग है, ठीक है। अब मेरे को बताओ अलग अलग सबने पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकते हैं। एनवायरमेंट तो डाल दिया मैंने, सपोर्ट टू इंडिया फ्रॉम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज अफ्रीका का क्या है कि अगर हम अफ्रीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, अफ्रीका अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कितनी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका, 54। सो इतना ज्यादा इनका कलेक्टिव वेट है ना इन कंट्रीज का, कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे आपकी इस्लामिक कंट्रीज है, ओआईसी है, वैसे स्मॉल आइलैंड नेशन है, वैसे अफ्रीका जो है अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, और हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट है, बट कलेक्टिवली इंडिया वर्क्स विद ऑल ऑफ देम बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। तो हिस्टोरिकल कल्चरल मैंने आपको बता दिया, इंडेंजर्ड लेबर है, ठीक है, उसके अलावा सिविलाइजेशन कनेक्ट है, राइट। और यार द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस वी हैव कम फ्रॉम इथियोपिया। भाई आप, मैं, हम सब, हमारा जन्म अफ्रीका में हुआ है। सिविलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत ही अफ्रीका में हुई है, पहली चीज तो वही है, बाकी सब चीजें तो बाद में आती है। वी आर अफ्रीकन्स फर्स्ट, देन इंडियंस, होमो सेपियंस। तो वो चीज है, रेशियली भी वी आर इन वन वे, वो बाद में रेसेस अलग हो गए, नीग्रोइड्स अलग हो गए और फिर एशियंस अलग हो गए, बट वी एज ह्यूमन सेपियंस वी हैव कम फ्रॉम देयर, ठीक है। इकोनॉमिक क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल रिसोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी का भी है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक में भी आ जाएगा, बिकॉज यहां लिख दे रहा हूं मैं जस्ट इन केस। मिनरल रिसोर्सेज क्या क्या आ रहा है, डायमंड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, कॉपर भी आ रहा है, प्लैटिनम भी आ रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स आ रहे हैं, हम लोग उनको दे रहे हैं, वहां से प्रोसेस करके आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, हम प्रोसेस करके दे रहे हैं, ठीक है। ऑयल आ रहा है अफ्रीका से, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट सुएज रूट या केप ऑफ गुड होप से आ रहा है,
और इंडिया हैज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। हमने वहां पे कितने सारों को तो लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, बहुतों को तो फ्री दे दिया, पैसा ले जाओ डेवलपमेंट के लिए फॉर गुडविल। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन बताई दी आपको, वैक्सीन, गावी अलायंस, या फिर जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा वहीं जाता है। हमारे यहाँ से इतने सारे डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो वहां जाते हैं। अभी आपने देखा होगा फेसबुक ने, अभी नहीं, फेसबुक और गूगल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अकीला एंड लून, जहां पे उन्होंने कहा था ड्रोन बेस्ड हम लोग जो है इंटरनेट बीम करेंगे, एंड देन अभी ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी की भी बात हो रही है। उसके अलावा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में आप लिख सकते हो बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन में यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी आ जाएगा, यूएनपीकेएफ। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स यूएन पीस कीपिंग फोर्स का। अभी हमने पहली ऑल महिला बटालियन भेजी है कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, आपका क्या नाम है इसका, डीआरसी में। ठीक है, उसके अलावा आप देखो मतलब जितने भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जनरली इन एरियाज में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन में अर्थक्वेक हो गया, जीका वायरस आ गया, कोई भी डिजास्टर हो जाता है, सबसे पहले इंडिया जाके भेजता है, रिस्पॉन्ड करता है। सूडान में क्राइसिस चल रहा है, कभी कहीं और चल रहा है, तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड कर रहा है। सागर इनिशिएटिव भी डाल सकते हो आप। यस, नाउ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राखी बोल रही है सर, एज अफ्रीकन कंट्रीज यू आर सेइंग आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, देन व्हाई आर दे पुअर? बिकॉज़ जस्ट हैविंग मिनरल और जस्ट हैविंग टैलेंट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, इसको अभी ज्योग्राफी से लिंक कर दूंगा मैं। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन चॉकलेट्स कहां मिलते हैं बताओ आप? स्विस चॉकलेट्स, स्विट्जरलैंड चॉकलेट सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? स्विस चॉकलेट्स। मैं भी गया था वहां से, मैंने वो क्या नाम है उसका आपका, लिंट। ठीक है, उसकी फैक्ट्री में गया। स्विट्जरलैंड का एडवांटेज क्या है? क्योंकि वहां पे गाय बहुत है, दे हैव अबंडेंस ऑफ मिल्क। ठीक है, अबंडेंस ऑफ मिल्क, दूध बहुत है बनाने के लिए चॉकलेट। लेकिन कोको तो है नहीं, तो वो कहां से आता है? वो जाता है घाना से, और कहां से? कोट दीवार, आइवरी कोस्ट से जाता है, अफ्रीका से जाता है। क्योंकि अफ्रीकन के पास गाय नहीं है, दूध नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जो वहां जो कल्टीवेट होता है कोको, इट गोज टू स्विट्जरलैंड एंड यूरोप, कोकोआ जिसको बोलते हैं लोग। So this shows कि just having the resource does not mean you're going to earn profit out of it. टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, प्लस क्लाइमेट उतना वहां का हार्श है, ट्रॉपिकल डिजीज सबसे ज्यादा है वहां पे। सो देयर आर लॉट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। समझ रहे हो आप? ज्योग्राफी लिंक हुआ कि नहीं लिंक हुआ? इकोनॉमिक ज्योग्राफी लिंक हो गया। अब ये रिलेशन का भी पार्ट है। वन ऑफ द मेजर रीजन अगेन फॉर दीस कंट्रीज बीइंग पुअर इज देयर करप्ट डिक्टेटर्स। करप्ट डिक्टेटर, जैसे लैटिन अमेरिका में करप्ट डिक्टेटर्स थे, वैसे अफ्रीका में भी करप्ट डिक्टेटर्स हैं। एक का नाम जानते हो आप जानते हो? रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे वाला भाई साहब, इतना ज्यादा करप्ट आदमी, अभी रिसेंटली ही डाइड, मुगाबे करके। मतलब इदिल अमीन। अभी अब आप देखो, अभी आपने देखा होगा न्यूज में चल रहा था टिग्रे रीजन वाला भाई साहब, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, अगले दिन जाके उसने लड़ाई कर दी। आयरनी ऑफ आयरनी है ये। ठीक है, इथियोपिया और जो टिग्रे रीजन है उनको सोचो लड़ाई रोकने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला, और 2 दिन बाद लड़ाई करने जा रहे हैं। इससे ज्यादा आयरनी नहीं हो सकती नोबेल पीस प्राइज की। शांति पुरस्कार बराक ओबामा, जिसने वॉर किया इतने सारे देशों पे। सो दिस इज व्हाट इट इज। डिफेंस स्ट्रेटेजिक मैंने आपको बताया, मोजाम्बिक के साथ हमारा है अग्रीमेंट। ठीक है, जितनी भी हमारी इंडियन ओशन कंट्रीज हैं, जैसे जिबूती के साथ भी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सोमालिया में हमारा एंटी पायरेसी चल रहा है, नीचे आपने देखा ही हुआ है मॉरिशस के साथ है, तो मेडागास्कर, ये सारी कंट्रीज हैं, जितने भी नेबरिंग जो इंडियन ओशन बाउंडेड कंट्रीज हैं, उन सबके साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, प्लस इजिप्ट के साथ भी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे बताओ आप, व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइट इजिप्ट प्रेसिडेंट? चलो वो तो ठीक है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सपोर्ट चाहिए, और क्या लगता है इजिप्ट का बारे में बताओ आप? देखिए कितना न्यूज पढ़ते हो आप लोग। फतेह अल सीसी इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई, हम इतने सारे लोग बुलाने वाले, हम किसी को भी बुला सकते थे, वाई ओनली इजिप्ट दिस टाइम? कल्चरल रिलेशन है, हिस्टोरिकल रिलेशन है, प्लस जब हम मिडिल ईस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो सुएज कैनाल का तो है ही, बट इजिप्ट एक ऐसा देश है जो जनरली अरेबियन जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका लीडर भी माना जाता है। ठीक है, इजिप्ट आपको पता है ना भाई, इजिप्ट के जो गमाल अब्दुल नसीर थे, उनके साथ ही तो नैम साइन हुआ था। He was one of the pillars, founding pillars of NAM. तो वो रिलेशन इतना अच्छा था, बीच में इफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एंड द इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। तो उसी को रिवाइव करने की मोदी जी की कोशिश है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट का बहुत ज्यादा कलेक्टिव वेट है अरब वर्ल्ड में, इजिप्ट की बहुत सुनी जाती है, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी रिसोर्सेज रिच है, नाइल की वजह से भी आप देखो। प्लस वो साइनाई पेनिनसुला, आपको पता है जब हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन की, तो साइनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था, विच इज एक्चुअली टेरिटरी ऑफ इजिप्ट। तो इजराइल के साथ हमारे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। अब इजिप्ट के साथ एब्राहम अकॉर्ड्स हो गया है, तो अब मौका मिल गया है स्टेबिलिटी लाने के लिए मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल तो है ही अपना, इजिप्ट को भी अपनी साइड कर लिया, तो भाई बल्ले बल्ले हुई ना। एब्राहम अकॉर्ड वैसे साइन हो गया, तो बिल्कुल सही समय था यहां पे इजिप्ट को अपनी साइड खींचने का। ठीक है, एंड इट हैज इकोनॉमिकली इट इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, बिकॉज इंडिया इजिप्ट के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छा है। आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ टूरिज्म, आल्सो ऑफ मेडिकल टूरिज्म। टूरिज्म तो आपको बताइए इंडियंस कितने सारे जाते हैं इजिप्ट में, प्लस आईटी इन्वेस्टमेंट, आईटी सेक्टर जो है, ठीक है, वो बहुत सारी आईटी कंपनीज टीसीएस अपना ऑफिस खोल रही है इजिप्ट में, ऑलरेडी है। और बताइए व्हाट एल्स, व्हाई इज इजिप्ट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट? डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला हमारा उनके बीच में। अभी ना ये लोग एलसीए तेजस खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया इन्होंने, और भी मेक इन इंडिया जो है, मेड इन इंडिया डिफेंस के अंदर दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ लॉट ऑफ डीआरडीओ का इक्विपमेंट्स। सो एलसीए तेजस उसको खरीदने की बात चल रही है। प्लस कोविड के टाइम पे हमने इनको वैक्सीन भी बहुत सारा भेजी थी, तो वैक्सीन मैत्री के अंदर आ गया। आकाश मिसाइल को लेकर चल रहा है, एग्रीमेंट की बात चल रही है। ऑल्सो इंडिया हैज इन्वाइटेड इजिप्ट एज अ गेस्ट इन G20। G20 का पार्ट नहीं है इजिप्ट, ठीक है, लिख लेना ये। G20 में इजिप्ट को इंडिया ने एज अ गेस्ट बुलाया है, स्पेशल रिलेशनशिप को हाईलाइट करने के लिए। ऑल्सो जब यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ था, तो इजिप्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीट इंपोर्टर है, और प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे, हमने सस्ते दामों में इजिप्ट को दिया था। ठीक है, हमने चीपर प्राइसेस में दिया था। वी हैड एक्सपोर्टेड अ लॉट ऑफ वीट टू इजिप्ट एंड दैट टू एट वेरी कंसेशनल रेट। एक्सेप्शन बनाया था इंडिया ने इजिप्ट के लिए। तो इंडिया काफी एफर्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि अरब वर्ल्ड में इजिप्ट की बात सुनी जाती है। तो यूएन रिफॉर्म्स हो और चाहे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रिलेशंस वहां अच्छे होने चाहिए।
ठीक है, हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन वहां अच्छे होने चाहिए। समझ में आ गई बात एवरीवन? तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। सो इंडिया अफ्रीका इतने सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली ये सारे कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कौन से, जो इंडियन ओशन को बाउंड करते हैं। प्लस ये तो आपने देखी है इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी है हमारे कंट्रीज, बट मेजरली नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये जहां से ऑयल आ रहा है, प्लस बीच वाले कंट्रीज जो है जहां पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स रहती है, ठीक है। सो सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। देन गोंडवाना लैंड का पार्ट था ये सब इंडिया के साथ। अक्सर एम्पायर जो था वो क्रिएटेड इन व्हाट इज नोन एज इथियोपिया एंड इरिट्रिया, एंड एट दैट टाइम ट्रेड लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका वर वेल एस्टैब्लिश्ड। यू नो देयर वाज दिस गाय कॉल्ड, पता नहीं शायद आपने सुना हो, मूसा करके। ही वाज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर वाज दिस अफ्रीकन राजा था, हिज नेम इज नोन एज मूसा। कभी गूगल करना उसके बारे में। उसके आगे कौन था आज के टाइम पे? बिलियनर, ही वाज अ ट्रिलियनर, मनसा मूसा करके, सबसे अमीर आदमी था। सोचो, बिकॉज अफ्रीका वाज द रिचेस्ट इन रिसोर्स, और सारे कॉलोनाइजर लूट के ले गए यहां से। मनसा मूसा ट्रिलियनर था तब का, वो ट्रिलियनर सोचो, कुछ कोई नहीं था, क्वीन भी उनके आगे। क्वीन तो वैसे भी यहाँ पे यूके में तो सब पैसा लूट के ही बने हैं, कहां से आया पैसा इनके पास। सो इंडियन लेबरर्स बहुत सारे गए, फिर आपको पता है बाकी महात्मा गांधी जी का तो लिंक है ही। बांडुंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, वी हैव ऑल टॉक्ड अबाउट, इसमें कुछ नया नहीं है। सो गमाल अब्दुल नसीर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, ठीक है, आपको बीच में दिख रहे हैं। सो ये सारे जो है फाउंडिंग फादर्स ऑफ नैम, एंड जवाहरलाल नेहरू जी, गमाल अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट, जोसेफ ब्रोस टीटो, और मैंने बताया था इनके नाम पे आप देखोगे दिल्ली में रोड है, इन सबके जो है, जवाहरलाल नेहरू तो खैर होगी, बाकी सो यू हैव गमाल अब्दुल नसीर मार्ग, यू हैव जोसेफ ब्रोस टीटोस मार्ग, सुकर्नो, क्वाना नकुरमा ऑफ गाना, ये सारे लोग नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के फाउंडर्स थे। सो 1960 में आप देखोगे 17 अफ्रीकन कंट्रीज ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा। इंडिया प्लेड अ वाइटल रोल। इनफैक्ट जो नैम है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली में नैम की कॉन्फ्रेंस थी नहीं। एक्चुअली में जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस थी वो थी अफ्रीका के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका से जो कॉलोनीज है, कॉलोनाइजर्स को बाहर निकालने के लिए। इट वाज नॉट समथिंग व्हिच इज यू से कि मतलब नैम तो मतलब कॉन्सेप्ट वहां से आ गया, बिकॉज हमारे गोल्स अलाइन थे। नैम और हमारा जो गोल है कि ब्रिटिश या यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के खिलाफ जो है, मेन तो वो है। And India has always taken a stand against anti-apartheid, ठीक है, but China has surpassed India in Africa for 20 years because China के पास पैसा बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट होता रहता है। अभी आप देखेंगे रिसेंटली नोएडा में, आई वाज देयर, तो मतलब क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विद द नोएडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप देखोगे इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन हुआ था यूनेस्को का, तो अफ्रीका के बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, तो बड़े मतलब आई हैड इनफैक्ट स्पोकन टू अ फ्यू ऑफ देम, तो उनके बड़े ना इंटरेस्टिंग आइडियाज थे। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट इंडिया, या व्हाट इज द परसेप्शन। तो एक नमीबिया से आया था, मैंने चीता के बारे में पूछा उससे, तो बट आई आस्क्ड हिम कि यार जब आप जाते हो अपने देश में, तो मैंने पूछा कि इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आपके लोग। तो उन्होंने पता क्या बोला, उसने बोला दैट इंडियंस आर फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी कंट्री में भी, दैट दे आर वेरी गुड इन आईटी एंड टेक्निकल स्किल्स, कि YouTube में भी अच्छे हैं, यू नो एवरीथिंग देयर। सो उन्हें बाकी कुछ नहीं पता, एंड प्लस दे लाइक द फूड, बट इट्स जस्ट दैट कि दे सेड कि इट्स अ लिटिल स्पाइसी, बट अफ्रीका भी इज आल्सो नोन फॉर स्पाइसेस। सो बेसिकली क्या, ये सॉफ्ट पावर है, दिस इज सॉफ्ट डिप्लोमेसी। हम क्यों हैकाथॉन करवाएं भाई अफ्रीका के साथ? इसलिए करा रहे हैं कि भाई कल्चरल लिंकेज बने, वहां के स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ फायदा हो रहा है, हमारा गुडविल बन रहा है वहां पे, हमारा जो है, इसी को तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो यही सब चीजें हैं। तो दिस इज व्हाट इज, हाँ बॉलीवुड बड़ा फेमस है। आप वो देखो, वो क्या नाम है उसका, किली करके जो बंदा है, दैट ही इज एन अफ्रीकन ट्राइब, किली करके ना, किली करके जो इंडियन सॉन्ग्स में लिपसिंग करता है, किली पॉल। अभी उसको देखो बॉलीवुड मूवीज में लेके आ रहे हैं लोग। तो अगेन सॉफ्ट पावर, बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंडिया, आप देखो यहाँ पूरे दिल्ली में रहते हैं अफ्रीकन्स, पूरा ये आप चले जाओ, क्या नाम है जो एरिया है आपका, साउथ दिल्ली में साकेत के पास चले जाओ, या जेएनयू के पास चले जाओ, उसमें से बहुत सारे जो है वो अराजक तत्व भी हैं, ड्रग पेडलिंग में घुस जाते हैं वो लोग। सो अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंट वाज मेड अप ऑफ 55 अफ्रीकन नेशंस। 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, अदीस अबाबा इथियोपिया, जो उसका हेडक्वार्टर्स है। तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज हैं, जिसमें से रिकॉग्नाइज ये वाले हैं, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लास्ट एल्डोराडो, एंड कॉलोनियल पास भी रहा है, बहुत सारे म्यूचुअल हमारे वर्क करने के लिए चीजें हैं। तो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मैंने आपको बताया, इंडिया अफ्रीका कोऑपरेटेड ऑन एग्रीकल्चर, आईपी प्रोटेक्शन, बायलैटरल ट्रेड जो है वो बड़ा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जो अफ्रीका एफटीए है, ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया है सिंस डब्ल्यूटीओ, बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज है यहाँ पे। अच्छा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी 2017-18 में 3 कंट्री की विजिट पे गए थे अफ्रीका में। याद है, बताओ कौन सी कंट्रीज गए थे? जिसमें से एक कंट्री रवांडा है, ठीक है, 3 कंट्रीज गए थे, रवांडा युगांडा अगल बगल गए थे 3 कंट्रीज में। तो आपने एक वर्ड सुना होगा इन एनवायरमेंट, किगाली एग्रीमेंट। किगाली के बारे में सुना? किगाली क्या है? किगाली एग्रीमेंट सुना है कभी? किगाली के बारे में आता है न्यूज में। किगाली अमेंडमेंट बोला जाता है ना, यूएन क्लाइमेट चेंज को लेके। तो किगाली किसका कैपिटल है? किगाली इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री? रवांडा। अब रवांडा जब प्रधानमंत्री मोदी गए, ठीक है, उन्होंने पता क्या बोला वहां जाके? रवांडा का जो छोटा सा शहर है किगाली, ठीक है, वहां पे क्लीनलीनेस इतना ज्यादा है, तो स्वच्छ भारत मिशन की उन्होंने बात करी कि इंडिया उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है। प्लस कि रवांडा की पार्लियामेंट में महिला पार्टिसिपेशन रेट इज हायर। इनफैक्ट हमारे यहां से ज्यादा तो पाकिस्तान में महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इन रवांडा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हाईलाइट किया था अपनी स्पीच में कि इंडिया भारत सीख सकता है कि कैसे यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं पार्लियामेंटियंस है। सो यू कैन राइट इट एज एन पॉलिटिकल एस्पेक्ट आल्सो। उसके अलावा आप देखेंगे लॉन्च ऑफ अफ्रीका वाइड फ्री ट्रेड जोन जो है, ये सबसे बड़ा माना जाता है आफ्टर डब्ल्यूटीओ, ठीक है। अभी बेनिन, एरिट्रिया, नाइजीरिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है। 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा की कंबाइंड जीडीपी है इनकी, तो बहुत ज्यादा, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अफ्रीका को आप एक साथ लेके चलो। सो उसके अलावा टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है, डिफेंस ट्रेनिंग, टेक्नो इकोनॉमिक कैपेसिटी। उसके अलावा आप देखोगे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसके बारे में सुना आपने? जापान के साथ मिलकर बना रहे हैं हम लोग। ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है, इंडिया जापान का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये।
बिल्डिंग इट टुगेदर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन रीजन। सो इंडो पैसिफिक को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क है, जिसको 2009 में लॉन्च किया गया था। ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती। देन अफ्रीकन सिक्योरिटी पर्सनल, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, हम लोग उनको हेल्प करते हैं। अफ्रीकन लेड फोर्सेस, पीस कीपिंग इन माली, इन सुडान, इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वहां पे हम लोग वी आर कंट्रीब्यूटिंग। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भाई अफ्रीका जैसे देश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, ठीक है, बिकॉज सनलाइट इतनी ज्यादा, दे आर इन द सेंटर, तो उनके साथ एग्रीमेंट है बहुत ज्यादा। और वही बात है कि उनके पास रिसोर्सेज भी है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। फोटोवोल्टाइक सेल सिलिकॉन के पास इतना ज्यादा है, लेकिन पीवी सेल्स के लिए उसको बनाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम, ये बड़ा फेमस है। इसके अंदर एनर्जी कोऑपरेशन इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज का। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने पेलिन दाबा का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म कॉल्ड एज पेलिन दाबा? किसी ने सुना है पेलिन दाबा के बारे में? नीचे यहाँ पे कमेंट में। पेलिन दाबा इज अ ट्रीटी, बहुत ध्यान से सुनो नीचे। पेलिन दाबा ट्रीटी है एक, ये वो अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ट्रीटी है जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, जहां यूरेनियम मिलता है। तो पेलिन दाबा ट्रीटी बहुत स्ट्रिक्ट ट्रीटी है, इसको न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन बोला जाता है, और ये किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देते जिन्होंने एनएसजी साइन नहीं किया है। इंडिया के लिए इन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्शन बना रखा है, बट फिर भी इंडिया को इसका फायदा नहीं मिलता, बिकॉज इनके बीच में बहुत स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट है कि हम नहीं देंगे यूरेनियम जब तक वो कंट्री एनएसजी या एनपीटी साइन नहीं करेगा, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। सो पेलिन दाबा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल शो इट टू यू गाइस। इनको तो सबसे स्ट्रिक्ट मानी जाती है इसको, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द न्यूक्लियर ट्रीटीज द स्ट्रिक्टेस्ट इज पेलिन दाबा। तो ये बोलता है किसी भी तरीके के न्यूक्लियर मटेरियल को या न्यूक्लियर चीजों को यू हैव टू कीप इट आउट, सो दैट इज कॉल्ड एज अफ्रीकन न्यूक्लियर फ्री जोन। तो ट्रीटी ऑफ पेलिन दाबा जो है, जैसे अभी देखो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पेलिन दाबा अफ्रीका को लेके है। देन देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रल एशियन न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन, मंगोलिया इज अनदर वन। ट्रीटी ऑफ बैंकॉक बोलता है कि साउथ चाइना सी और इधर न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं होने चाहिए। यहां पे एक नाम है इसका लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ रेरोतोंगा, टोंगा कंट्री ना, टोंगा कंट्री, उसी के आगे लगा दो रेरो, RARO। तो ये बोलता है यहां पे कोई न्यूक्लियर मटेरियल यूज नहीं हो सकता। सिमिलरली पैसिफिक में ट्रीटी ऑफ लैथोलोको, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, मतलब हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए आपके काम के लिए, ठीक है, दिस माइट बी इंपॉर्टेंट। तो ट्रीटी ऑफ पेलिन दाबा स्पेसिफिकली फॉर अफ्रीका। तो ये बोलता है कि यहां पे कोई न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर जो है टेस्टिंग नहीं हो सकती। ये दिख रही है स्पेलिंग, ट्रीटी ऑफ, चाहो तो लिख सकते हो साथ में, रेरोतोंगा इज इन द पैसिफिक, और साउथ अमेरिका के वेस्ट में इट इज कॉल्ड एज, दूसरी ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ लैथोलोको। दिखाई दे रहा है? यू कैन राइट इट डाउन, और यू समबडी कैन टेक अ फोटो आल्सो। सनिया खान जी दिख रहा है आपको? अब पीयूष कुमार बोल रहे हैं सर व्हाई इंडिया हैज नॉट साइंड एनपीटी। अगर एनपीटी साइन कर देंगे तो फिर हम कैसे करेंगे काम, बताओ? न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, सीटीबीटी भी साइन करना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे इंडिया के ऊपर। ये दोनों नाम याद देख लिया आप लोगों ने। सो ट्रीटी ऑफ लैथोलोको, ट्रीटी ऑफ रेरोतोंगा, ठीक है। पेलिन दाबा का नाम देखिए आपको, पेलिन दाबा, दिस इज फॉर अफ्रीका, ट्रीटी का नाम है ये। ट्रीटी ऑफ बैंकॉक इज फॉर दिस रीजन, रेरोतोंगा तो वही वाला है जो वहां तक चल रहा है। सो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बोलते हैं ये किसी भी तरीके के रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक पाइलिंग, एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को, मतलब ये कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज नहीं बन सकते। 2009 से इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज ने साइन किया हुआ, ये लॉ ने, ग्रीन वाले ने रेटिफाई कर रखा है। रेटिफाई का मतलब होता है कि उनकी पार्लियामेंट ने लॉ पास करके एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे ये लोग कोई न्यूक्लियर रिसर्च नहीं कर सकते एक्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी, वो भी बड़ा लिमिटेड है। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ पेलिन दाबा। एनर्जी कोऑपरेशन समझ में आया? सो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, उसको लेके। हाँ, पेलिन दाबा वाला ट्रीटी जो है बुक में मेंशन है। कोविड-19 में हमने बात करी है, देखो अब इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है बताने के लिए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। देन लोन असिस्टेंस तो हम देते रहते हैं, इंडिया हैज ग्रांटेड ऑलमोस्ट $700 million ऑफ ग्रांट एंड असिस्टेंस। चैलेंजेस, हर जगह मैंने क्या बोला था, क्या फिट हो जाएगा? क्या फिट हो जाएगा हर जगह? चाइना। कुछ ना समझ में आया, चाइना को बाहर रखना है बॉस, चाइना को बाहर। लक्ष्मी, द कंट्रीज वांटेड टू कीप न्यूक्लियर एनर्जी आउट बिकॉज दे नो इट इज अ पोटेंशियल फॉर डिजास्टर। तो चाइना प्रॉब्लम है, सोशल टेंशन, आपको पता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, एंड टेररिज्म। नाम सुना ना आपने, बोको हराम, अल शबाब सुना ना, आतंकवादी संगठन। बोको हराम को तो बहुत ज्यादा मूवीज में भी दिखाने लगे अब। तो नाइजीरिया, यहाँ पे लड़कियों को किडनैप कर लिया था, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप, दे हैव लिंक्स विद अल-कायदा। So India defense Africa defense dialogue is basically a regular exchange regarding this. So basically adopting methods for synergizing, boosting defense and security cooperation. तो इसमें हमने बेसिकली बात करी थी कि कैसे और कोऑपरेट कर सकते हैं, फील्ड ट्रेनिंग, और इसको कैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इथियोपियन अक्सुमाइट एम्पायर, कोस्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट, ठीक है। तो आप देखो इतने सारे इंडियंस गए, अफ्रीकन भी इंडिया आए, तो दोनों तरफ से गिव एंड टेक रहा है। We engage with Africa at country level also and it is a collective unit also. Country wise भी है, collective unit भी है। So Indians in Africa लगभग 12.5% के आसपास हैं डायस्पोरा जो है of all Indians. And India जैसे आपको पता है एंटी अपार्थाइड हो गया, चाहे लिबरेशन हो गया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो गया, उन सब में इंडियंस ने सपोर्ट किया है अफ्रीकन कंट्रीज को। बाकी आपको बताइए प्रवासी भारतीय दिवस 14 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत। सो प्रवासी भारतीय दिवस, पीबीडी। उसके अलावा इंडिया ने बहुत ज्यादा एफडीआई किया हुआ है। अभी आप देखो टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, उन्होंने बहुत सारे कैंपसेस खोले हुए हैं अफ्रीका में, नाइजीरिया एंड अदर कंट्रीज। देन बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि अफ्रीकन कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण इंडिया के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी वो लोग चाइना को इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है, चाइना को वो लोग इनवाइट कर लेते हैं। तो वो अभी भी हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि
अब भाई वो ऐसा देश है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं। अच्छा ये तो देखो आपको मानना पड़ेगा कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी तो है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो जाती है, जो इन कंट्रीज में मिसिंग है। हमारी साइड से प्रोजेक्ट डिलेज भी हो जाते हैं, बट गुडविल इंडिया का ज्यादा, बिकॉज उन्हें पता है चाइना वाले जो है वो लूट लेंगे, लेकिन क्या करें, उन्हें भी तो ग्रो करना है। सो दिस इज चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन अफ्रीका एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। ऑलमोस्ट हर जगह देखो उसने इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो आपके इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज हो, चाहे आपका वेस्टर्न पोर्शन हो, इकोनॉमिक जोन्स, पोर्ट्स, हर जगह उसने कनेक्टिविटी बना रखी है। जहां से जो मिनरल मिल जाए भाई साहब वो अफ्रीका से उठा के ले जाएगा। चाइना इज लाइक द न्यू कॉलोनाइजर, ठीक है, ये नया कॉलोनाइजर है, नई टाइप यूरोपियन टाइप कॉलोनी बना रहा है, ठीक है, इट इज लाइक दैट। सो बेसिकली खत्म हो गया अफ्रीका। स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। सो आई टेक अप योर डाउट्स नाउ। तो मेजर एरियाज ऑफ ऑपरेशन वी ऑलरेडी डेवलप डिस्कस, तो ये पीपीटी बस देख लीजिएगा, 3-4 पीपीटी है। सो दिस इज योर असाइनमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा आज कि इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स वर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीका। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रीसेंट ईयर्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स। दिस इज योर असाइनमेंट अलॉन्ग विद पीपीटी फॉर टुडे। आज की अफ्रीका वाली पीपीटी और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना आज का असाइनमेंट है, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन बता दीजिए अपने, जो आपके क्वेश्चन है। आई टेक अप योर डाउट्स, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं तो कल करेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताइए, गुड इवनिंग। सर कह रहा है कि चाइना सर अगर हर जगह जहां जगह इंडिया अगर अपना रीच करता है तो चाइना वहां पे जाता है, तो उसके सर क्या कारण हो सकते हैं कि मतलब चाइना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है सर? चाइना यार मतलब उसका अपना इंटरेस्ट है, वो चाह रहा है कि उसका फायदा हो किसी भी तरीके से। वो पैसा ही एक तरीके से जो कर सकता है, पैसा और टेक्नोलॉजी, तो वो तो अपना फायदा देख रहा है ना। वो तो देख रहा है कि जितना ज्यादा वो मैन्युफैक्चर करेगा, जितना ज्यादा उसको मिनरल मिलेगा, जितना रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल के लिए जा रहा है वो तो। बाकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है अपने। लेकिन सर ऐसे अगर हम देखें नेपाल है या फिर अगर श्रीलंका को देखें, ऐसी बहुत सारी कंट्री इनके बारे में जानती होंगी कि इनके साथ ऐसा किया है, तो फिर भी सर अपने यहाँ क्यों अप्रोच यार उनके लीडर्स के ना शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। कोई लीडर इस तरह नहीं सोचता कि मेरे को 10 साल पीएम रहना है, वो सोचते हैं अभी मौका है, पैसा कमाओ, निकल लो। अच्छा सर, क्योंकि सर ऐसी बहुत कंट्री तो डेप में चली गई है।